देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज का रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले समझो कि स्टार क्या होता है, क्योंकि रिलेशन तभी समझ में आता है। इस प्रकार ये स्टार बनता है, तीन जो फेज है उसको जोड़ते हैं, ये वाला पॉइंट है यहां पे निकलता है न्यूट्रल, और इसके और इसके बीच में चेक करता हूं तो ये होता है मेरा फेज वोल्टेज। ठीक है, क्यों होता है जी, देखो कोई भी तीन फेज, तीन कुंडली आगे इस जगह मिलती हैं, तीन कॉइल मिलती है, तो ये वाला बिंदु स्टार न्यूट्रल हो जाता है, और इन दोनों के बीच में होता है 230 वोल्टेज। तो क्या थ्री फेज के अंदर 230 वोल्टेज होता है क्या? नहीं जी, 440 होता है या 415 वोल्टेज है, 400 वोल्टेज होता है। तो कैसे निकलेगा? अब देखो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि ये तो हो गया मेरा फेज वोल्टेज। पहले तो फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सुनो, और इन दोनों के बीच में चेक करूंगा ना, तो अराउंड 415 वोल्टेज आएगा या 400 वोल्टेज आएगा, ठीक है ना। 440 भी आता है, स्टैंडर्ड 415 होता है वैसे। 400 वोल्टेज दोनों के बीच में, दोनों फेज बीच में आ रहा है। और जो एक कुंडली है, इसके अंदर जो कुंडलियां हैं मोटर को दे रहा हूं, इसको बोला जाता है फेज वोल्टेज या फेज करंट बोला जाता है इसको। ये अंदर वाला सिस्टम पूरा फेज है, ये बाहर वाला लाइन है। स्टार में क्या सीन होता है, ये यहाँ पे न्यूट्रल बनता है, स्टार पॉइंट होता है, ये 230 वोल्टेज होता है। तो मेरा लाइन वोल्टेज क्या होगा, वो होगा भैया थ्री फेज है √3, इसका ये जो √3 होता है इसको होता है मतलब फेज एंगल होता है इंटू 230, क्या निकल के आता है 1.732 और 230 अराउंड 398 वोल्ट समथिंग आता है, यानी 400 वोल्टेज निकल के आ गया। कौन सा सही है भाई? लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज स्टार में होता है। एक चीज और याद रखना, स्टार के अंदर हमेशा लाइन वोल्टेज होता है वो √3 फेज वोल्टेज होता है, लाइन करंट होता है ना IL होता है ना, वो होता है IPH। एक चीज हमेशा याद रखना, लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होता है, और वोल्टेज होता है जो √3 फेज वोल्टेज होता है स्टार के अंदर हमेशा। अब डेल्टा में क्या सीक्वेंस होता है, इसमें उल्टा होता है। देखो डेल्टा कनेक्शन इस प्रकार बनता है, मोटर में आपने इस प्रकार देखा होगा, एक मोटर के टर्मिनल पे आप इस प्रकार का आपने सीन देखा होगा। इसमें क्या सीन होता है भाई, इसमें डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट का रिलेशन क्या होता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें जो लाइन वोल्टेज होता है ना, ये जो वोल्टेज है लाइन वोल्टेज, ये बराबर होता है फेज वोल्टेज। भाई इन दोनों फेज के बीच में चेक कर लो, जो ये आ रहा है 400 वोल्टेज, तो 400 ये है, तो फंडा क्लियर हो गया। इस प्रकार का अगर कहीं भी शेड्यूल बनेगा, कहीं भी डायग्राम बनेगा, तो क्या होगा, इन दोनों फेज के बीच में वोल्टेज आएगा 400, इस लाइन के बीच में 400, दोनों बराबर है। और जो स्टार वाला बना था, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इस बिंदु से क्या बनता है, स्टार बनता है, न्यूट्रल बनता है, और इन दोनों के बीच में होता है फेज वोल्टेज। तो स्टार में हमेशा होगा लाइन वोल्टेज बराबर होगा, क्या होता है, VL बराबर होता है √3 PH, फेज वोल्टेज होता है। और डेल्टा में हमेशा क्या होता है, डेल्टा में होता है हमेशा ये होता है VL बराबर VPH। इसमें हमेशा फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर होता है। इसमें करंट का क्या सीन होता है, करंट इसमें उल्टा होता है। इसमें लाइन करंट होता है बराबर √3 फेज करंट होता है। कैसे? जैसे फेज करंट है इसका, इसका जो फेज करंट है, यहां से मैं कहीं से लेता हूं, तो इसका फेज करंट हमेशा होता है ना, जैसे 10 एम्पियर फेज करंट है ना, 10 एम्पियर फेज करंट, तो इसका लाइन करंट क्या होगा √3, तो √3 का मान लिखूंगा तो 1.732 अराउंड 17 एम्पियर, 17 एम्पियर करंट होगा। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमेशा रहता है, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट वाला, हमेशा दोनों में से एक को फिक्स याद कर लो, स्टार वाला याद कर लो, डेल्टा वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। स्टार वाला याद कर लो, और कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि भैया इसके अंदर फेज वोल्टेज जो न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है, तो 230 सिंगल फेज यहाँ पे हो जाता है। तो सीधी सी बात है कि सिंगल फेज का 230 है, तो थ्री फेज 230 तो वैसे ही नहीं होना है, थोड़ी होगा। तो थ्री फेज है तो √3 यानी इसका फेज एंगल, और दोनों को करते हो मल्टीपल, तो क्या निकल के आता है, 400 वोल्टेज निकल के आता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। इसी प्रकार डेल्टा का समझ में आ गया आपको, ये डेल्टा ये पॉइंट है, यहाँ पे स्टार तो बनता ही नहीं है, बस ये 400 वोल्टेज रहेगा, ये भी 400। लाइन वोल्टेज कौन होता है, जो टर्मिनल से पहले अपने मेन टर्मिनल तक आगे जुड़ता है, एंड टू एंड के बीच वाला लाइन होता है, इसके अंदर जो यूज होता है जितने कुंडली, उसको फेज बोला जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ गया, आगे चलो, टाइम वेस्ट मत करो। इंडक्शन मोटर का रोटर किस मटेरियल का बना होता है? इंडक्शन मोटर के अंदर इस प्रकार का रोटर होता है, फ्री घूमता है। एक चीज मैं आपकी पहले ही क्लियर कर दूं, इंडक्शन जो मोटर का जिक्र आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव का जिक्र आएगा। कोई भी कुंडली होगी, कोई भी एक बाहर का होगा, आवरण होता है, क्या होता है, स्टेटर होता है, उसको जब एसी सप्लाई देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, उसके बीच में एक रोटर घूमता है, एकदम फ्री पॉकेट में घूमता है, फ्री घूमता है। सिक्योरिटी केज इंडक्शन टाइप का चाहिए रोटर हो, चाहे कोई सा भी रोटर हो, इसके अंदर बार होती है। तो ये बार किसकी बनी होती है भाई, ये बार ही कुंडली का काम करती है, ये कहीं से कोई कनेक्ट नहीं होता है, ये कोई भी सप्लाई से कनेक्ट नहीं होता है। ये क्या करता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स में घूमता है ना, तो ये खुद ही एज ए कंडक्टर का काम करता है, और इसके अंदर ऐसे मानो कि
अपने जैसे आर्मेचर में वाइंडिंग होती है, इसमें आप वाइंडिंग की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है बी, इसमें होता है अपना नंबर वन देखें तो कॉपर बार्स होते हैं क्या, एल्यूमिनियम बार्स होते हैं क्या, कॉपर या एल्यूमिनियम बार्स होते हैं क्या, दोनों होते हैं, कॉपर भी होते हैं एल्यूमिनियम भी होते हैं, तो क्या होगा, करेक्ट होगा, कॉपर और एल्यूमिनियम बार होते हैं, ये कुंडली एज ए छल्ले का काम करते हैं। इसी प्रकार हमारा रोटर का स्ट्रक्चर होता है। सिंपल स्टेप है, कहीं भी कोई दिक्कत है क्या? अब इसमें से और कई क्वेश्चन निकल जाएंगे कि रोटर को सप्लाई मिलती है क्या, ऐसी सप्लाई के अंदर सिर्फ स्लिप रिंग मोटर को छोड़ के बाकी बात करें तो नहीं मिलती है। तो इस प्रकार कई क्वेश्चन और निकल सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रोटर इस प्रकार का होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसमें इस प्रकार बार पड़ी होती है, वो सारा का सारा फंडा वो क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, ट्रांसफार्मर का कोर किस मटेरियल का बना होता है? ये ट्रांसफार्मर के अंदर की साइड है, ये कोर है, ठीक है, इसके ऊपर ये वाइंडिंग कर रखी है, आप समझ रहे बात को, ये वाली है उसके अंदर है वो कोर है। किसकी बनी होती है भाई? कॉपर की बनी होती है क्या? ना, कॉपर की तो वाइंडिंग बनी होती है। सिलिकॉन स्टील लिमिटेड बनी होती है क्या? हाँ बिल्कुल, नेमिनेटेड होती है, इसके सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। क्यों नेमिनेटेड करते हैं इसको इसलिए करते हैं एडी करंट या हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए, और वो मैं आपको आगे अगले क्वेश्चन में बताऊंगा पूरा इसके लिए, ठीक है। एल्यूमिनियम या प्लास्टिक नहीं होती है क्या? क्या होती है? सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है, एडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस कम करने के लिए इसके ऊपर क्या है कि ये लेमिनेटेड होती है पूरी की पूरी, ये वाली होती है, इसका कोर अंदर का पार्ट होता है, ये उस पर कुंडली कॉइल होती है, इसको हम सप्लाई देते हैं, और ये भी इसकी सहायक होती है, ये इसको जो म्यूचुअल इंडक्टेंस में इसका बहुत ज्यादा ये हेल्प करती है, और ये उसमें एक दूसरे में ट्रांसफर करवाती है। ट्रांसफार्मर का पूरा कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज है, सामान्यतः आपको हर फ्यूज पे लिखा मिलेगा, ये ग्लास फ्यूज है 5 एम्पियर का, इसमें यह लिखा हुआ बाकायदा 5 एम्पियर। ये अपना जो कार्ट्रिज फ्यूज है, तो कार्ट्रिज फ्यूज आपको अलग मिल जाएंगे, आपको 100 का मिल जाएगा, 500 एम्पियर का मिल जाएगा, ये फ्यूज है। सबसे सिंपल फंडा है, इस फ्यूज का पूरे के पूरी फंक्शन में कहीं को यूज नहीं होता, बस एक एक कमजोर जगह रखी जाती है अपने सर्किट के अंदर। देखो कहीं भी कोई सर्किट के अंदर अगर हम वायर यूज में लेंगे ना, तो जहां पे 10 एम्पियर की नीड होगी ना, वहां हम 15 एम्पियर कैपेसिटी का वायर लगाएंगे, ठीक है, लगाएंगे। बाकी सारे सेफ्टी प्रोटेक्शन हम थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखते हैं, पर फ्यूज को पूरा पूरा रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई? अगर इसमें एक बहुत ज्यादा करंट बढ़ेगा, तो करंट की खास बात होती है कि वो सबसे कमजोर चीज है, उसको सबसे पहले तोड़ेगा। अगर केबल कमजोर है, करंट बढ़ेगा तो केबल हीट होगी, जल जाएगी। उससे ही कमजोर एक पार्ट रखा जाता है, उसको फ्यूज बोला जाता है। इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ग्लास फ्यूज का स्ट्रक्चर है। तो इस फ्यूज में चाहे सेमीकंडक्टर कोई सा फ्यूज हो, इसमें ये पार्ट नहीं कच्चा रखा जाता है। जैसे ही ज्यादा करंट बढ़े, जैसे ही हीट हो, तो ये पार्ट टूट जाए, और टूटने के बाद आपको पता है इसको दोबारा नया रिप्लेस करना पड़ेगा, इसको नया रिप्लेस करना पड़ेगा, खर्चा भी आता है, पर ये खर्चा सहन हो जाता है। मेन जो इक्विपमेंट, उसमें कोई प्रकार का लॉस नहीं होना चाहिए, उसमें कोई प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए फ्यूज ओनली सेफ्टी प्रोटेक्शन लेगा होता है। और इसमें प्रिंसिपल से क्या होता है, वो हीटिंग का होगा, इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, ये तो करेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है, केमिकल इफेक्ट नहीं होता है, और लाइट इफेक्ट नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट होता है। कोई भी कंडक्टर, कोई भी धातु के अंदर जब करंट बढ़ता है, वो हीट होती है। आपने ये चीज पढ़ी होगी, आई स्क्वायर आर, धीरे धीरे मैं सब चीजों को आपको क्लियर करवा दूंगा। बस ऐसे कराऊंगी, आप डरने ना लग जाओ इससे कि यार ये तो सूत्र बताने लग गए सर, ये वो कॉन्सेप्ट हुआ बता दूंगा। सीधा फंडा है, हीटिंग इफेक्ट है, करंट बढ़ेगा, हीट होगा, जलेगा, बात खत्म। आगे चलो भाई, क्या मजा आ रहा है? रे क्लास बहुत यूं समझा दूंगा एक चीज को, बस जुड़े ही रहना पड़ेगा आपको, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ आपके। हाँ, इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं? अब इंडक्शन मोटर के स्टार्टर को लेके आपको 2-3 स्टार्टर याद आते हैं। ड्यूल आता है, फॉरवर्ड रिवर्स आता है, स्टार डेल्टा आता है। स्लिप रिंग मोटर का नाम सुना होगा। वर्तमान टाइम में स्लिप रिंग मोटर का चलना बहुत ही कम हो गया है, इंडक्शन मोटरों ने ले लिया है। अच्छे ड्राइव आ गए हैं मोटरों का, टॉर्क वगैरह सब ओके करने के लिए, सब कुछ इसकी स्पीड को स्मूथ करने के लिए। तो कहां पे काम आता है भाई ये? इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या क्या यूज लेते हैं? स्टार्टर को यूज लेते हैं क्या? बिल्कुल लेते हैं। कैपेसिटर को बिल्कुल नहीं लेते हैं टॉर्क बढ़ाने के लिए। ये फेज स्प्लिट करने के लिए, उसको मोटर में ये दोहरा फेज बनाने के लिए कैपेसिटर यूज लेते हैं, सिंगल फेज में यूज लेते हैं खास करके, ठीक है। या कैपेसिटर को सेपरेट यूज लेते हैं, पावर फैक्टर में यूज करते हैं, और पावर फैक्टर वाले मैंने आपको सेपरेट बता रखा है, यही बात। फ्यूज नहीं जी, बिल्कुल नहीं। स्टार्टर में काम आता है, कौन सी टाइप के स्टार्टर में काम आता है? स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर में काम आता है। स्टार्टिंग में कैसे रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, उसका टॉर्क बढ़ता है। तो स्लिप रिंग मोटर स्टार्टर में जो स्पेशल स्टार्टर है, उसके अंदर उसका रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। तो इंडक्शन मोटर में जो स्लिप रिंग टाइप की मोटर, उसकी जो एक टाइप्स है ना, उसी के अंदर ओनली स्टार्टर को काम में लेते हैं, जिससे मोटर का टॉर्क बढ़ता है। बाकी स्टार्टर अपन 2-3 वही जी अपन पढ़ी रखा है। तो अब इसमें क्या ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज होता है कि यार कौन सी मोटर के स्टार्टर में लगा होता है? हमने तो ड्यूल पढ़ा है, स्टार डेल्टा पढ़ा है, फॉर व्हील्स पढ़ा है, तो ये देख लेना, स्लिप रिंग टाइप की मोटर के अंदर यूज होता है।
नेक्स्ट आगे चलो भाई, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग का रेजिस्टेंस आइडियल कितना होना चाहिए? सीधा फंडा बताता हूँ अर्थिंग को लेकर, मैं अर्थिंग जैसी चीजों को लेकर, बाकी सेफ्टी इक्विपमेंट लेकर बहुत हमेशा सीरियस रहता हूँ। ये अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, इसको हम हमेशा सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं कि कोई भी इक्विपमेंट है, अगर उसकी बॉडी है, जैसे ये पैनल है मेरा, ये पैनल है और ये इसमें स्विच के जो भी लगे हैं, इसके अंदर इस बॉडी है, ये लोहे की मेटल क्यों रखते हैं, लकड़ी क्यों नहीं रखते हैं? लकड़ी इतनी मतलब हार्डनेस के अंदर नहीं होती है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है लकड़ी को परमानेंट बहुत लंबे टाइम तक चल सके। बाकी धातु क्यों नहीं लगाते? बाकी धातु सारी की सारी धातु होती हैं वो भी चालक होती हैं, लोहा सबसे सस्ता आता है, लगभग पैनल है वो लोहे के बने होते हैं, और इसमें जो वायर चलता है वो सारे सारे कंडक्टर वो क्या होते हैं? लाइव होते हैं, लाइव कंडक्टर होते हैं, जिंदा होते हैं, सारे के अंदर पावर होती है। अब इसकी बॉडी को सटने की संभावना है, कोई भी कलो ग्लैंड टूट गया, कुछ भी संभावना बने, कोई केबल का इंसुलेशन चला गया, उस कंडीशन में यहाँ पे बॉडी में लीकेज रहेगा या मशीन में लीकेज रहेगा, उस कंडीशन को अर्थिंग में ड्रॉप कराते हैं। अब अर्थिंग की तरफ क्यों जाएगा भाई करंट? करंट तो जो व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति विशेष खड़ा है, उसको क्यों नहीं लगता? अर्थिंग में जाने के लिए क्या पड़ी उसको? ये देखो पेंटर तो हूं मैं हल्का फुल्का, देखो इसको शॉक क्यों नहीं लगेगा? एक ही टाइम के अंदर इस बंदे ने यानी मैंने पैनल को हाथ लगा रखा है और साथ में अर्थिंग है वो प्रॉपर कनेक्ट है, तो दोनों में से झटका किसको लगेगा? मेरे को झटका नहीं लगेगा, अर्थिंग तो खैर क्या झटका लगता है, सारा का सारा जो लीकेज है वो इसमें ड्रॉप करे, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, अंडर 1 ओम है, तो मेरे शरीर का रेजिस्टेंस 1 ओम से ज्यादा ही है, और इलेक्ट्रिसिटी की सीधी खास बात होती है कि भैया मेरे को कम रेजिस्टेंस वाला मार्ग दो, मैं तो उसमें चले जाऊंगी। अगर और भी कोई चीज हो जिसका 1 ओम से कम हो, इस अर्थिंग के बिना कोई दूसरी चीज पॉसिबल नहीं है, अगर हो तो मैं वहां जाऊं, इस अर्थिंग में नहीं जाऊं। अगर 2 अर्थिंग लगी हो, एक अर्थिंग का रेजिस्टेंस है वो 10 ओम प्लस हो और एक का 1 ओम प्लस 1 ओम है ना, तो उस कंडीशन में इस वाली अर्थिंग में जाएगी, पास वाली अर्थिंग में जाएगी, उसमें नहीं जाएगी। इसलिए कई बार अर्थिंगों को सीरीज में भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया अपना 1 ओम या उससे भी कम होगा तो बेस्ट माना जाता है, और हमेशा जो अपना पावर स्टेशन वगैरह में तो 0.5 ओम मांगते हैं, पर अंडर 5 ओम 4 5 या 3 ओम जो अपने घरों में चल जाता है जनरली, अगर आप चेक करके देखोगे तो। और नेक्स्ट चलते हैं अपना, मैगर किस लिए यूज किया जाता है भाई? अरे वाह भाई वाह, ये बंदा कहीं देखा हुआ लग रहा है, बहुत मेहनती बंदा है, काफी मतलब ये काम कर रहा है, जीरो से उठा बंदा है, बिल्कुल हाथ काले कर करके इसने एक चीज सीखी है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इसको एचओडी बताने वाला नहीं था, इस बंदे ने हर एक चीज को एक्सपेरिमेंट कर करके, अगर सीनियर वही नहीं था तो सीनियर के जाने के वेट करता था, उसके बाद चीजों को खोलता था, इस प्रकार से। इसको जानते होंगे आप, बंदा बहुत नाइस है, ये सीखने और सिखाने का दिल बहुत है इस बंदे का, और ये वो बंदा है, ये मेगर से मोटर टेस्टिंग कर रहा है, जो चीज इसको अवेलेबल नहीं होती थी तो वो दूसरी तीसरी जगह जाके चीज सीखता था, और इसने सीखा है, और ये आपको वही बता सकता है जिसने कर रखा हो। कॉन्फिडेंस वहीं से आता है, चार दीवार से सिखाने वाले और फील्ड में सिखाने वाले मास्टर में फर्क होगा। मैंने टाइम दिया है इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, और तुम्हें सीखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अप्रैल आगे इंक्रीमेंट नहीं होता, नहीं होगा, दबदबा चाहिए इंक्रीमेंट लेने के लिए, काम आना जरूरी है, सीखना जरूरी है, टाइम देना जरूरी है। जिस दिन कंपनी आप पर डिपेंड होगी ना, उसी दिन छोड़ दो उसको, आपकी झट से सैलरी बढ़ेगी। मैंने लोगों की सैलरी बढ़ती देखी, एक मुझे भी ऑफर मिले थे, ठीक है ना, तो मेरी बातें चुभेंगी पर करियर इनसे बनेगा, चिकन बड़ी बात करियर नहीं बनता है। इसलिए मैं टू टेक जो अपना एप्लीकेशन मैंने एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, उस कोर्स के अंदर भी अभी वीडियो मेरे डलने स्टार्ट हो गए, और अभी उसमें 7-8 वीडियो डले, डेली रोज उसमें एक वीडियो डलता है, और जिस दिन कोर्स पूरा बन जाएगा ना भैया, उस दिन उसकी रेटें भी बढ़ जाएंगी। तो बहुत एक्सपेंसिव कोर्स होगा, जो भी चीज होंगी प्रैक्टिकल होंगी, जो भी इंडस्ट्री में ट्रबल प्रैक्टिकल होगा, सारी की सारी चीजें होंगी ना, वो फील्ड की, स्टूडियो की, लैब की, सब मिला जुला के वही चीजें सिखाऊंगा जो इंडस्ट्री में रियल टाइम में यूज होती हैं, वो सारी चीजें। तो टू टेक एप्लीकेशन के जो कोर्स सेक्शन में अभी जो कोर्स अपलोड हो रहा है ना, वो अभी लिमिटेड बंदों के लिए अभी कम प्राइस में अवेलेबल है। जिस दिन ये पूरा कोर्स मेरा अपलोड हो जाएगा, तो डेली एक वीडियो चलेगा, ये महीने भर लंबा चल के फिर ये सारी वीडियो डलेंगे, और उसके बाद आपको वो इसकी एक्सेस मिलेगी, इसमें आप अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो उसमें मैं बता देता हूँ पहले आपको, अभी जाके टू टेक एप्लीकेशन पे जाके इसको खरीद सकते हैं, अभी वो कम प्राइस में चल रहा है। जब पूरा कोर्स अपलोड हो जाएगा उसके बाद सोल्ड आउट हो जाएगा, ये भी सोच लें, ठीक है ना। तो ये मैं कहाँ गया बीच में, हाँ ठीक है। हाँ, तो मेगर किस लिए यूज होता है? वोल्टेज मेजरिंग नहीं होता जी, वोल्टमीटर होता है इसके लिए, तो वोल्टमीटर यूज होता है, वोल्टमीटर यूज होता है। करंट मेजरिंग के लिए हाँ क्लाइमेटर यूज होता है, या तो क्लाइमेटर या फिर मल्टीमीटर को सीरीज में जोड़ो, सीरीज में जोड़, ठीक है, जोड़ देंगे। इंसुलेस रेजिस्टेंस चेक करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है जी, मोटर का चेक करवा लो, किसी केबल का चेक करवा लो, और चेक करेगा कि एक्चुअली में अब इसकी वाइंडिंग और इसकी बॉडी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होता है, और ये रेजिस्टेंस हमेशा 1 मेगा ओम से ज्यादा होना चाहिए। जैसे जैसे इक्विपमेंट की वोल्टेज क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे उसको
ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, जैसे लाइक एक केबल है, वो अगर अपन 400 वोल्टेज में यूज लेंगे तो उसका 1 मेगा ओम प्लस चल जाएगा, पर अगर हमारी केबल 33 केवी की है तो वहां पे जो रेजिस्टेंस है वो 1 मेगा ओम नहीं चलेगा, वहां पे गीगा ओम में अपने को चाहिए होगा। ठीक है, वाह जी वाह, क्या क्लास हो रही है, मजा आ रहा है। इलेक्ट्रिकल रिले का मेन काम क्या होता है? वोल्टेज स्टोरेज करता है? नहीं करता है भाई, बिल्कुल नहीं करता है। फॉल्ट डिटेक्ट करता है क्या जी? बिल्कुल करता है। कहाँ करता है जी? रिले तो ऑन ऑफ का काम करती है, आप ऐसा कैसे बता रहे हो? तो एक ही टाइप की रिले होती है क्या? अलग अलग टाइप की रिले होती है, अर्थ फॉल्ट रिले भी होती है, जैसे ये वाली है। इस क्वेश्चन में फॉल्ट डिटेक्टर करना एक रिले होती है, वो करते रिले के कई टाइप्स होते हैं, ये बता रखना। और बाकी तो करंट बढ़ाना या फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ऐसा कुछ काम नहीं करती। एक तो होती है अपनी ये स्विचिंग का काम करते हैं, ऑन ऑफ का काम, जिससे उसको सप्लाई मिलती है, जैसे इसमें मान तो 13 नंबर तो 14 नंबर पॉइंट होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट की सप्लाई जाएगी, जैसे जाएगी चीज 12 वोल्ट जाए, 24 वोल्ट जाए, कोई सी भी जाए, जो सप्लाई जाएगी तो इसको सप्लाई मिलने के बाद क्या करें, जिसमें इसमें एनओ क्वांटिटी के एनसी बढ़ जाएंगे, एनसी के एनओ बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ पे सप्लाई भी मौजूद थी, परमानेंट रही जो सप्लाई है कोई भी। ठीक है, एक्सवाइजेड सप्लाई जारी, जैसे ऑन होगी तो ये सप्लाई यहाँ वाली यहाँ से निकलनी स्टार्ट हो जाएगी और वो चीज चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्विचिंग का काम करती है और ये प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर चलो भाई, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर्स के अंदर मैंने पावर फैक्टर को इस तरह एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा बैंक के द्वारा, प्लस पावर फैक्टर कैलकुलेशन, प्लस कोई भी कंपनी में आपको पूछे कि भैया कितने केवीआर का कैपेसिटर बैंक लगाऊं, कोई नहीं बताने वाला है कितने केवीआर का लगाए, मैंने वो पूरा फॉर्मूला पूरा तरीके से बता रखा है। बच्चा बच्चा सीख जाए, 2-3 टाइप से बता रखा है, आप किसी भी प्लांट का पावर फैक्टर निकाल सकते हो, इसमें कितने केवीआर का बैंक लगेगा। इंजीनियर होता है, अगला बंदा आपको हायर कर लिया, आपको बोलेगा यार मेरा यहाँ पे इतना लोड है, फलाना जी या फिर XYZ, आप हमारे इंजीनियर हो, आप जो भी सर हो, कि हम कितने केवीआर का कैपेसिटर बैंक लगाए, बताओ कहाँ से? उस कोर्स में सब दिया हुआ है, पूरा एकदम दबा के एक्सप्लेन कर रखा है कि एक एक चीज को आप आराम से, हर कोई बंदा केवीआर कैपेसिटर बैंक का निकाल पाएगा आराम से, उसको पता चल जाएगा कितने केवीआर का है। कि प्लांट में आपके पास कोई भी सुविधा नहीं, उसके बाद जब निकाल पाओगे, इसमें मैंने सारे मेथड बता रखे हैं, GCG वाले जो मैं करता हूँ वो बता रखे हैं। क्या होता है, एकदम सिंपल बनता है भाई, क्या है पावर फैक्टर? ये है किलोवाट बटा केवीए होगा। एक और याद रखना, ये चीज अगर अभी आपको जस्ट निकाली हो ना, तो केवीए अपरेंट पावर, अपरेंट पावर आभासी जो है, और रियल पावर, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना, आपका पावर फैक्टर निकल जाएगा। अपना जो एनर्जी मीटर है ना, अभी जाना उसमें किलोवाट लिखा होगा और केवीए लिखा होगा। ठीक है, दोनों को ऊपर नीचे लिख देना, ऊपर किलोवाट नीचे केवीए, दोनों को करना डिवाइड करना, तो आपका जो निकल के आ जाएगा पावर फैक्टर। एक बात और याद रखना, किलोवाट हमेशा ना छोटा होता है, ये ना ये छोटा होता है, और ये जो चीज होती है ये होता है बड़ा। जब कोई भी छोटी संख्या में, जैसे 90 है, 90 में मैं 100 का भाग दूंगा तो क्या निकल के आएगा? तो सीधा जाएगा नहीं, तो 0.09, तो 0.90 इसका आ गया पावर फैक्टर, 90 आ गया, 0.90 पावर फैक्टर आ गया। ठीक है, पीएफ आ गया, इस प्रकार निकलता है। याद रखना, किलोवाट की संख्या में छोटी होती है, केवीए बड़े वाली संख्या नीचे लिखी जाती है। अगर मान के चलो कि नीचे वाली संख्या 90 हो और ऊपर वाली 100 हो, तो क्या आएगा? फिर तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट इसको करें 1 10 जो भी है, 0 1 जो भी है, मतलब एक से ऊपर आएगा। कहने का मतलब ये है कि हमेशा किलोवाट ऊपर होगा, केवीए नीचे होगा, आपका रियल पावर फैक्टर निकल जाएगा। पावर फैक्टर आप आज को अभी निकलना हो तो आपके घर में एनर्जी मीटर लगा होगा, 100% लगा होगा, आपकी फैक्ट्री में लगा होगा, मैन मीटर पे जाओ, किलोवाट लिखा हुआ है, केवीए लिखा हुआ है, ऊपर किलोवाट नीचे केवीए लिखो, वहां पे आज का रियल एक्चुअल पावर फैक्टर, एक एवरेज पावर फैक्टर आपका वही है। ठीक है जी, ठीक है, मान लिया आगे चलो। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर किस टाइप का पावर सप्लाई करता है? किस प्रकार पावर सप्लाई करता है? एक्टिव करता है क्या? केवीए करता है क्या? अपरेट वो नहीं जी, ये तो नहीं। रिएक्टिव पावर करता है क्या? केवीआर करता है क्या? बिल्कुल करता है जी। इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों प्रकार के परिपथ तो क्या होते हैं? केवीआर होते हैं, वो रिएक्टिव पावर होते हैं, प्रतिघाती शक्ति होती है। कोई भी चीजों को डायरेक्ट यूज नहीं लेते, उसके अंदर एक रिएक्शन जरूर करते हैं। जैसे इंडक्शन अपना इंडक्टिव कोई कुंडली कॉइल होती है, और जो कैपेसिटर होता है तो डायरेक्ट सी पावर को यूज नहीं लेते, वो उसके रूप में तब्दीली करता है। और मैकेनिकल पावर नहीं है, केमिकल पावर भी नहीं है, तो सीधी सी बात है केवीआर में आएगा, इंडक्शन हो या अपना इंडक्टिव कोई कॉइल कुंडली हो या फिर अपना कैपेसिटर हो। आगे चलो। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर किस टाइप की सप्लाई पर काम करता है? डीसी पे नहीं करता, क्यों नहीं करता रे? कभी किसी से पूछा? मैं बताऊं, एसी पे बिल्कुल करता है जी। एसी और डीसी दोनों पे, डीसी पे नहीं करता तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, बैटरी पे। एसी पे करता है, डीसी पे नहीं करता, क्यों नहीं करता रे? सीधा सा फंडा है,
ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स पे काम करता है। एक ऐसा इसको सप्लाई चाहिए जो नियत ना रहे, जो सप्लाई पल टू पल बदलती रही। अगर वो सप्लाई बदलेगी तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स भी बदलेगा, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, बहुत मिली सेकंड के अंदर ऐसा होता है। इस टाइप का अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा ना, तो उसकी खास बात हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मेरी सप्लाई आ रही है, यहाँ पे मैंने एसी दे रखी है, इसमें एक ऐसा चुंबकीय फ्लक्स बन रहा है जो कंटिन्यू नहीं है, तो कंटिन्यू नहीं है, बस फ्लक्स को काट रहा है, दबा के काट रहा है। तो इस कंडीशन में म्यूचुअल इंडक्टेंस नाम सुना है आपने, उसके द्वारा ये वाली कुंडली वाली सप्लाई यहाँ चली जाती है। इस प्रकार ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल होता है। क्यों चली जाती है? अरे ऐसा क्या खास बात है? कुछ भी खास बात नहीं है। वैज्ञानिक आए, उन्होंने इसे देखा कि यार कोई भी जो सिलिकॉन की जो कोर है उसके अंदर किसी मैग्नेटिक कोई कॉपरी कुंडली को रखें, फिर उसको पावर दें। ऐसी सप्लाई निकोला टेस्ला ने जो बनाई थी, उससे पहले जो अपना अलेसेंड्रो वोल्टा ने क्या बनाई थी रे? डीसी का इन्वेंशन किसने किया था? स्टैटिक इलेक्ट्रिक से तो उसने किया था अपने विलियम गिलबर्ट ने, और डीसी का किया था अलेसेंड्रो वोल्टा ने। सबसे पहले वोल्टा बाई बैटरी बनाई, उसके बाद अपना कौन सा आया था? माइकल फैराडे, उसने मैग्नेटिक फ्लक्स से डीसी बनाई। उसके बाद अपना ऐसा थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया था, आपको याद हो 1800 ईस्वी के आसपास बात कर रहा हूं, सबसे पहले उन्होंने डीसी का इन्वेंशन किया पूर्णतः। उसके बाद आता है गॉड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकोला टेस्ला। और निकोला टेस्ला क्या करता है? एसी इलेक्ट्रिसिटी का वो इनोवेशन करता है निकोला टेस्ला और अपना थॉमस एडिसन के बीच में वार ऑफ करंट चली थी। वो चीज मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊं, मजा आ जाएगा आपको। बाकी कोर्स में मैंने उसी लेवल की सारी चीज सिखा रखी, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो एसी सप्लाई ने उसको बोला कि ये इसमें फ्रीक्वेंसी होगी, ये दर बदर बदलती रहेगी, हर पल बदलती रहेगी। और इसकी खास बात क्या है कि इस प्रकार की जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो फ्लक्स को काटेगी और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में कोई भी कुंडली नहीं, कोई भी तार, कोई भी वायर नहीं जुड़ा होगा। उसके बाद भी एक ऐसा एसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो ये वाली सप्लाई यहाँ पहुंच जाएगी। सब कुछ इसके टर्न पे डिपेंड करेगी। यानी इस साइड अगर टर्न ज्यादा है तो वोल्टेज ज्यादा है, इसमें साइड अगर करंट कम टर्न कम है तो यहाँ पे क्या होगा? करंट ज्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या सीन है भाई? डीसी में क्यों नहीं करता, ये तो अपने बताया नहीं। इसीलिए नहीं बताया कि डीसी सप्लाई है जिससे प्लस पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ये सप्लाई कंटिन्यू रहेगी, कंटिन्यू मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो बना रहेगा। वो जितना एक कुंडली में जो ऐसा इस प्रकार कंज्यूम होगा कि वो हीट होकर जलने लग जाएगी, इसमें धुआं निकलने लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसमें प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, डीसी में काम नहीं करती, क्योंकि डीसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता है, इसमें परमानेंट स्थायी फ्लक्स रहता है और इसको चाहिए एक ऐसा बदलता हुआ। तो ठीक है, आगे चलो। इलेक्ट्रिकल मोटर का मेन पार्ट क्या होता है? इसमें तो क्या ही है, बहुत ही आसान है। रोटर और स्टार्टर होता है कि हाँ होता है भाई, बाहर वाला भाग होता है ये जिसमें कुंडली होती है। स्टार्टर में जैसे इसके बीच में रोटर घूमता है इस प्रकार, ठीक है। क्या ये फ्यूज एंड रिले, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस, बैटरी नहीं किसी। अब इलेक्ट्रिकल केबल का इंसुलेशन किस लिए होता है? इंसुलेशन किस लिए होता है? अंदर ये कंडक्टर होता है, नंगा हो तो क्या होगा? शॉक लगेगा, झटका लग जाएगा, आपस में सब शॉर्ट कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे इंसुलेशन लगा होता है। सिंगल वायर होगा तो भी लगाना होगा, शॉक प्रूफ होगा। सभी केबल में तो आपस में शॉर्ट ना हो, तो बस ये शॉक ना लगे, इसीलिए इसमें इंसुलेशन रखा जाता है। कंडक्टर है, कंडक्टर की सेफ्टी के लिए इसमें यहाँ पे रहती है, हमेशा पावर रहती है। पावर चलेगी तो सीधा सा फंडा है, ठीक है ना। तो कंडक्टर का हमेशा क्या इंसुलेशन शॉक फ्री क्या है? करंट बढ़ाने के लिए नहीं बढ़ाएगा, शॉक से प्रोटेक्शन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। और भी कुछ इसमें और सही कुछ? वोल्टेज स्टोर करने के लिए बिल्कुल नहीं है, पावर जनरेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, ये शॉक से प्रोटेक्शन करने के लिए इसमें इंसुलेशन है, ताकि ये इंसुलेशन यहाँ पे हाथ लगे तो कंडक्टर का जो कोई भी अपना पावर अपने अंदर ना आए। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? खुला होता है, खुला है। क्लोज का मतलब बंद होगा। अब एक चीज और समझो कि सर्किट क्लोज है। क्लोज का मतलब हमें एक ऐसे नहीं पढ़ते हैं क्या, क्लोज कोई चीज बंद करना, क्लोज करना, ठीक है। लाइक हम सोचेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्लोज है, मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी चली गई, ये बंद है। कई चीजें जैसे गेट क्लोज है, गेट मतलब बंद हो जाता है, क्लोज है। ओपन का मतलब कोई चीज खुली है, तो ओपन है। ओपन में एक बात याद रखना कि जो ओपन सर्किट है ना, एक चीज आपको बताता हूँ। ओपन सर्किट है, ये सर्किट अभी ओपन हो गया, तो यहाँ पे अभी वोल्टेज तो अवेलेबल है दोनों चीजों पे, वोल्टेज तो अवेलेबल, इसमें करंट अवेलेबल नहीं है, ये बात याद रखना। अब इस परिपथ का रेजिस्टेंस कितना होगा रे? ओपन परिपथ का रेजिस्टेंस अनंत होता है, मुझे कैसे पता? एक अपना ओम से लो पढ़ा होगा आपने, V बटा आई आर। एक दो छोटे मोटे लो पढ़ाऊंगा, आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इस प्रकार आपने देखा होगा फंडा। तो अगर हमें पता है कि यहाँ पे 230 वोल्टेज है, दोनों के बीच 230 वोल्टेज है, ठीक है, 230 वोल्टेज है, मैं इसका रेजिस्टेंस कैसे निकालूंगा? तो आर को अगर बाहर रखूंगा तो क्या होगा? V बटा आई होगा ना। तो ये होगा आर बराबर होगा V बटा आई। ये तो मेरा सर्किट था, V बटा आई आर। इसको लाऊंगा बाहर तो यहाँ लाऊंगा तो ये ऊपर नीचे हो गए। तो इसमें 230 है, 230 वोल्टेज है, करंट कितना है? ओपन सर्किट है, इसमें डाल के देख लो, जीरो है तो जीरो से कर लो, तो क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा। कैसे आएगा? निकाल के चेक कर लो कैलकुलेटर। ऊपर लिखूं 230 डिवाइड जीरो,
क्या निकल के आ रहा है? 0 कैन नॉट बी डिवाइडेड। इसको वैसे निकालेंगे तो वो अनंत आ जाता है, इसमें वैसे दिखा रखा है। डिवाइड भी नहीं कर सकते इसको, अगर आप वैसे निकल दो इनफिनिट अनंत आता है। ठीक है, तो हमेशा क्या है, ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा? अनंत होगा, इनफिनिट होगा, क्योंकि हमेशा आप इस चीज को ऐसे चेक भी कर सकते हैं। और इसमें क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट में ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है? करंट फ्लो हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। सर्किट कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं है। करंट फ्लो नहीं हो रहा है? बिल्कुल करेक्ट बात है। और वोल्टेज 0 है? बिल्कुल नहीं है, वोल्टेज है इसमें भी। दो सिरों के बीच में वोल्टेज है, करंट नहीं है बस ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट देखो। शॉर्ट सर्किट क्या होता है भाई? एक तो ये अपना इस प्रकार पाथ कंप्लीट करता, पूरा यूं कंप्लीट करता, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसने क्या किया, इसने तो बस अपना एक शॉर्ट माध्यम बना लिया। और हमेशा जो पावर होती है, जो हमेशा गमन करती है, जो अपना मार्ग बनाती है, हमेशा वो शॉर्ट माध्यम बनाने की कोशिश करता है। अगर यहां से हल्का भी लग गया तो ये डायरेक्ट यहाँ से पाथ हो जाएगा, ये उसकी तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि इस तरफ ये लगा हुआ फिलामेंट है इसके अंदर अपना रेजिस्टेंस अलग से होगा, तो वो जाएगा नहीं, शॉर्ट माध्यम शॉर्ट सर्किट अपना लेगा। ये हमेशा अपना शॉर्ट माध्यम बना लेगा। अगर कोई भी बहुत बड़ी कॉइल है और कॉइल के दो सिरे यहाँ जुड़ गए तो नीचे वाला में कुछ जाएगा नहीं, ये अपना शॉर्ट माध्यम ही पूरा कर ले, क्योंकि इसको कम रेजिस्टेंस का मार्ग चाहिए होता है, इसीलिए हमारी अर्थिंग की तरफ चला जाता है। क्यों जाएगा भाई? बंदे का जो रेजिस्टेंस ज्यादा है और अर्थिंग का अंडर 1 ओम है, तो वो सीधा का सीधा उधर ट्रेवल कर जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट का इफेक्ट क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ना? बिल्कुल नहीं बढ़ता है। रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाना, बहुत कम हो गया। इस सर्किट को मैन को जहां पे खपत होना वहां तोड़ दिया, डायरेक्शन एक शॉर्ट माध्यम बना लिया, रेजिस्टेंस कम होना, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। और वोल्टेज 0 हो जाना, करंट कम हो जाना। ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट है। एक बात मेरी याद रखना, ये चीज जो कॉन्सेप्ट है आप बोलोगे तो एज ए मतलब जैसे क्वेश्चन है, जो एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, टाइप इसी टाइप पूछे जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इस टाइप के 1000 क्वेश्चन का जवाब दे दोगे। आपको पता होना चाहिए कि क्या माध्यम बनता है, कैसे चीज शॉर्ट होती है, कैसे अर्थिंग काम करती है। जो चीज बोल रहा हूँ मैं, स्टार का डेल्टा क्या होता है, ये आपको मोटर से पूछ लेगा, तो ये आपको कहीं भी ट्रांसफार्मर कनेक्शन से पूछ लेगा, पर कॉन्सेप्ट वही होगा। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जब हमारे स्टार बनाया जाता है तो वैसी कंडीशन है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। स्टार बनेगा तो वहां से न्यूट्रल निकलेगा, और 3 फेज डायरेक्ट देंगे तो वहां से न्यूट्रल निकल के आएगा। कॉन्सेप्ट इसी पे चलेगा सारा का सारा, याद रखना। आगे चलते हैं। इंडक्शन मोटर किस सप्लाई पर चलती है? एसी, डीसी, एसी, बैटरी और सोलर। एसी पे चलती है। इंडक्शन मोटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर काम करती है। एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उसके अंदर कोई भी फ्री रोटर वगैरह घूम सकता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वो एसी में बनता है, डीसी में नहीं बनता। डीसी मोटर होती है ना, वो खिंचाव के सिद्धांत पे काम करती है कि बार वाली वाइंडिंग तो अलग, फील्ड वाइंडिंग अलग सप्लाई दो, वहां अलग मैग्नेट बनेगा, और आर्मेचर के अंदर अलग से दो, तो दो विपरीत चुंबकीय क्षेत्र बने, वो एक दूसरे को खिंचाव करेगा, तो वो एक दूसरे के विपरीत घूमने लग जाएगा। डीसी वो सिद्धांत पे काम करते हैं। एसी में क्या सीन होता है? एसी में तो भैया ये सीन होता है कि आप बार वाले स्टेटर को सप्लाई दो, रोटर को आप फ्री रखो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चीज हो वो घूमने लग जाएगी। उसी सिद्धांत पे ट्रांसफार्मर काम करता है। इलेक्ट्रिक काम करना बहुत आसान है, बोलना बहुत मुश्किल काम है। इलेक्ट्रिकल पैनल में एमसीबी का यूज किस लिए किया जाता है? किस लिए किया, उसको पता ही होगा। ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, तो क्या काम आएगा? पावर स्टोर करता है कि नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता। सर्किट प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन करता है ओपन और शॉर्ट सर्किट से। वोल्टेज बढ़ाना नहीं, फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं। क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है? वाट है क्या? है, पर पावर का है। पावर को हमेशा वाट से कैलकुलेट, वाट या किलोवाट से कैलकुलेट है। वोल्ट है क्या? हाँ है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का है, वोल्टेज का है। वोल्टेज का वोल्ट है, इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ का है। ठीक है, तो फिर केडब्ल्यूएच है क्या? हाँ है ना। एनर्जी को इसी से करते हैं हम अपने मीटरों में। हमारे घर पे एनर्जी मीटर ये होता है, क्या होता है? किसका? एनर्जी का है। क्या? केडब्ल्यूएच, किलो वॉट हाउस। ठीक है। एम्पियर क्या है जी? करंट को करता है, करंट को मेजरिंग करता है। इलेक्ट्रिकल बस बार का काम क्या होता है? बस बार इस टाइप की होती है भाई, ये होती है आर वाई बी की बस बार है। आर है, वाई है, बी है, और अपना ये न्यूट्रल है, एन है। तो इसको क्यों यूज करते हैं? केबल को क्यों नहीं यूज कर रहे? अब एक ही कोई भी सप्लाई से बहुत ज्यादा अपने को सप्लाई निकालनी हो, जब मर्जी उसमें एक होल करके अलग सप्लाई निकाल दी, कोई स्पार्किंग नहीं, कोई झंझट नहीं है। एक केबल में इस प्रकार बड़ी केबल में जोट लग सकता है क्या? इसलिए पैनलों में लोड को डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या होता है? बस बारें लगी होती है। सोलिड एक सप्लाई सोर्सेज होता है। इसमें आर से जितनी अपने सप्लाई, जितनी मोटर ले जाने ले जाओ, वाई से ले जाओ, बी से ले जाओ, एक मोटर को ले जाकर कनेक्ट कर दो, तीनों केबल एक साथ ले जाके। ठीक है, दूसरे पैनल को सप्लाई ले जानी हो, तो इस प्रकार जो बस बार लगी होती है पैनलों में, आसानी से लोड को डिवाइड करने, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पावर ले जाने के लिए, आसानी से न्यूट्रल निकालने के लिए, तो क्या होता है? हमारे इसको काम में लेते हैं। किसको? बस बार को काम में लेते हैं। क्या लिख रखा है? वोल्टेज स्टोर करता है कि नहीं करता है?
करंट डिस्चार्ज करना, करंट डिस्ट्रीब्यूट, हाँ डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूट करता है, करंट को बांटता है। रेजिस्टेंस बढ़ाना, बिल्कुल नहीं, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में लॉसेस कितने टाइप के होते हैं? मेनली दो होते हैं, कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस। ठीक है, आयरन में कौन कौन सा है? हिस्टेरिसिस और एडी, और आप जो पढ़ते हैं इसमें, जो कॉपर में पढ़ते हैं ना, वो कॉपर लॉसेस आइस्क्वायर। ट्रांसफार्मर में मेनली दो चीज है, एक तो इसकी है बार वाली कोर है, ठीक है, आयरन लॉसेस। इसमें कौन कौन सा? एक होता है हिस्टेरिसिस, हिस्टेरिसिस है, और एडी करंट। अब देखो, ये जो अपनी इसकी जो कोर है, ठीक है, जो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, इसमें एक सीन होता है कि जो ऐसी प्रकार की सप्लाई है, तो ये क्या होगा कि बार बार यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बनता है, नहीं बनता है, बनता है, नहीं बनता है, बनता है, नहीं बनता है, बनता है, नहीं। इस प्रकार क्या होता है, इससे हिस्टेरिसिस लॉस होता है, मतलब इसको चार्जिंग डिस्चार्ज, चार्ज तो इसमें एक और भी साथ में चार्ज डिस्चार्ज होती है, और ये भी बार बार हीट होती है। जैसे ये जो कोर है, ये जो क्वाइल है, तो इसके अंदर क्या सीन हो गया, बार बार चार्जिंग डिस्चार्ज चार्ज, तो कुछ ऐसा लॉस होता है जो हमारा कहीं काम भी नहीं आता, वो ऐसे हीट में चला जाता है, कुछ जो पावर है, कुछ करंट है, वो हीट में चला जाता है। तो ये हिस्टेरिसिस हो गया। और एडी का मतलब है कि छोटे छोटे प्लस बन जाते हैं, जो लूप बन जाते हैं छोटे छोटे, उसमें क्या होता है कि अपनी जो चार्जिंग डिस्चार्ज के दौरान एक एक्स्ट्रा से छोटे छोटे लूप बन के हल्की हल्की इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी वैसी कंज्यूम ऐसी खपत होती है जो हमारी कुछ यूज नहीं होती, इसमें एक प्रकार लॉस होता है। एक उसमें होता है कॉपर लॉस होता है, वो होता है आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, जैसे इसका आर आई बढ़ेगा, जैसे करंट ज्यादा बढ़ेगा, तो उस कंडीशन में क्या इसमें लॉसेस ज्यादा बढ़ेंगे। जैसे कुंडली हीट होगी, ये जो कुंडली है हमारी, ये हीट होती है, करंट बढ़ता है ना, कोई भी कंडक्टर, कोई भी चालक के अंदर जब करंट बढ़ता है तो हीट होना स्टार्ट हो जाता है, या तो उसी कैपेसिटी ज्यादा करंट जाएगा, या अपने फुल लोड पे से तो हीट होने लग जाता है। तो आई स्क्वायर आर दो प्रकार लॉस, एक तो अपना कॉपर लॉस में आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे आयरन लॉस के अंदर। आयरन लॉस के अंदर तो एडी हो गया, एक हिस्टेरिसिस हो गया। देखो सीधी सी बात है, कोई भी जो कोर होगी वो बार बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान क्या होगा, वो कुछ न कुछ लॉसेस करेगी, वो हीट भी होगी, हीट के दौरान एक अपना अलग से वो कंज्यूम करेगी। तो हिस्टेरिसिस और एडी दोनों एक टाइप के हो गए, ये एक टाइप का हो गया, और ये आयरन है जो अपना कॉपर है एक टाइप का, दो टाइप के लॉसेस होते हैं मेनली। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिकल जनरेटर का काम क्या होता है? क्या काम करता है जनरेटर है? देखा होगा आप सभी ने। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी मतलब बिल्कुल नहीं बदलता है भाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, मोटर, मोटर लगाते हैं, सप्लाई देंगे ना, तो अपने शाफ्ट के अंदर अपने को मैकेनिकल पावर देगी, जिससे आपको गियर बक्स घुमाओ, चाहे कुछ भी पंप को कुछ भी घुमाओ, वो घुमा देती है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है क्या? बिल्कुल करता है। कोई भी इंजन होता है जो इसमें लगे अल्टरनेटर को घुमाता है, तो उसको मैकेनिकल एनर्जी हो गई, और इलेक्ट्रिकल जो हमें अल्टरनेटर पावर देता है, थ्री फेज या जो भी जो बनाता है, वो हो गई। और क्या है, हीट एनर्जी जनरेट करता है क्या? और वोल्टेज स्टोर करना, करेक्ट नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ये बात सही है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है जनरेटर। और नेक्स्ट अपना क्या है, इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्टर का यूज कहाँ होता है? लाइटनिंग सर्किट में नहीं करते हैं, सीधा कोई और स्विचिंग काम लेते हैं, कोई भी एमसीबी वगैरह काम लेते हैं। मोटर कंट्रोल में काम लेते हैं क्या? अरे मल्टीपल स्विचिंग के लिए काम लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं। मोटर कंट्रोल में नहीं लेते हैं क्या? जितने भी स्टार्टर में कॉन्टेक्टर नहीं लगे होते हैं क्या? देखो कॉन्टेक्टर एक बात खास बता दूं मैं, एक तो कॉन्ट्रैक्टर कोई भी प्रकार की प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाता। बस कॉन्ट्रैक्टर की खास बात ये होती है कि एक तो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर कोई भी ऑक्सिलरी सप्लाई देके कोई भी स्विच से ऑन ऑफ करवा सकते हैं, कोई भी रिले से ऑन ऑफ करवा सकते हैं, यानी एमसीबी की तरह यूं नहीं करना पड़ता, हाथ से नहीं खींचना पड़ता, या उसको पुल या पुश नहीं करना पड़ता। उसको सेपरेट एक सप्लाई से कोई भी बटन के द्वारा ऑन ऑफ करवा सकते हैं। या फिर इसमें एक खास होती है, हर पल मतलब इसमें बहुत ज्यादा स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग करा सकते हैं, बार बार ऑन ऑफ करा सकते हैं, हेवी इसमें कॉन्टैक्ट लगे होते हैं कॉपर के। तो इसलिए मोटर वगैरह वो ऑन ऑफ के लिए जितने भी स्टार्टर वगैरह में लगे होते हैं, ठीक है ना। एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब देना कि स्टार्ट डेटा स्टार्टर में कितने कॉन्टैक्ट होते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना तुरंत। आगे है भाई, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी इंडिया में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है रे फ्रीक्वेंसी, प्लस जो चलती है 25 अप 25 डाउन ही फ्रीक्वेंसी वाला। तो क्या क्वेश्चन बताऊं आपको बार बार। इलेक्ट्रिकल लोड का यूनिट क्या होता है? क्या होता है? वोल्ट होता है क्या? नहीं होता है, ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। एम्पियर क्या होता है? करंट का होता है, ठीक है। किलोवाट होता है क्या? बिल्कुल होता है रे, क्या डब्ल्यू होता है, किसका होता है? इलेक्ट्रिकल लोड होता है, कहाँ होता है? मीटर वगैरह हर जगह निकालते हैं, कोई भी हमारा जो कंज्यूम करता है, कोई भी मोटर कितने किलोवाट के, तो इलेक्ट्रिक लोड में पता लग जाता है कि हमें कितने किलोवाट का हमें सिस्टम लगवाना। तो हर चीज पे किलोवाट लिखा होता है जो कंज्यूम करती है। एक बात याद रखना, जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है ना, वो किलोवाट में लगी होगी। चाहिए एक छोटा सा चार्जर होगा, उसमें किलोवाट लिखोगा, या वाट लिखो, वाट या किलोवाट दोनों में इसको लिखा मिलेगा। या फिर आपकी कोई भी लाइट, कोई भी आपकी चक्की घर में चलने वाली, आपका कूलर, सब पे वाट या किलोवाट की कंज्यूम शक्ति इतनी है, उस हिसाब से हम हमेशा बड़ा कनेक्शन लेते हैं। और जितनी भी डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करती, एक जगह से दूसरी जगह भेजती है,
तो लाइक इन्वर्टर है, इन्वर्टर कभी खुद खपत नहीं करता, इसलिए हमेशा इन्वर्टर VA या KVA में आएगा। ट्रांसफार्मर खुद कभी खपत नहीं करता, इसलिए वो KVA या VA में आएगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी प्रकार का अपना रेगुलेटर हो, स्टेबलाइजर हो, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खुद कंज्यूम नहीं करते, या तो एक जगह दूसरी जगह भेजते हैं, स्टेबल करते हैं, स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो वो सब KVA में आएंगे हमेशा। और जो खुद कंज्यूम करता है, खपत करता है, वो किलोवाट शक्ति यानी किलोवाट या वाट में आएगा, याद रखना। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा, मोटर को ऑन करते ही कॉन्टैक्टर हम करता है लेकिन पिक नहीं करता। कॉन्टैक्टर के अंदर इस प्रकार की कॉइल होती है, जब आप कॉन्टैक्टर कहीं देखते हो ना, जैसे कहीं भी आप देखो कि ऐसे एक सिंबल मिलता है आपको कोई ड्राइंग के अंदर कि भाई कॉन्टैक्टर है, ये इसका A1 है, ये इसका A2 है, ये चीज आपको दिखती है ना, इसका मतलब इस कॉइल के A1 A2 की बात होती है वहां पे। यहाँ पे जैसे इसका A1 जो है और ये इसका A2 है, यहाँ पे इन दोनों को क्या देनी पड़ती है, सप्लाई देनी पड़ती है। अब सप्लाई किस टाइप की रहती है भाई, वोल्टेज को लेकर बात आप याद रखना, कॉन्टैक्टर के अंदर अलग अलग टाइप की कॉइल होती है, कॉइल को अलग वोल्टेज दिया जाता है जो कि कंट्रोल के रिगार्डिंग आता है, ठीक है ना। जैसे ये वाला मेरा कॉन्टैक्टर है ना, तो इसकी जो कॉइल है वो है 24 वोल्ट, बाकायदा लिखा हुआ, यहाँ भी लिखा हुआ, बहुत से कॉन्टैक्टर में यहाँ लिखा होता है 24 वोल्ट है और 32 एम्पीयर इसकी कैपेसिटी। इसमें जो लोड जुड़ेगा ना, इनपुट साइड जो निकलेगा आउटपुट, वो 32 एम्पीयर है। एक बात याद रखना कि जहीं भी कोई भी जैसे एमसीबी होती है, अपना कॉन्टैक्ट कोई रिले होती है ना, उसमें जो करंट लिखा जाता है ना, उसमें सिर्फ ऐसे 32 लिखा हुआ है, तो आगे एम्पियर नाम नहीं लिखा हुआ है। ये एक टेक्निकल भाषा और कोड होती है, ऐसा नहीं कि हर चीज को बहुत अच्छे लिखा जाता है कि इतना करंट है, इतना, ऐसा कुछ नहीं, बस मिनिमम ऐसे लिखा जाता है 32 एम्पियर और 24 वोल्टेज इसके अंदर कॉइल लगी है। कॉइल जो ये वाली लगी हुई है, ठीक है ना, इस कॉइल इसके अंदर लगी हुई है, और इसके अंदर क्या लगी है, वो कॉइल लगी है 220 वोल्टेज AC की। तो हमेशा कॉन्टैक्टर यूज लेने से पहले कॉइल के वोल्टेज देखे जाते हैं। आप ये देखते हो कि इसमें कितने वोल्टेज की कॉइल जो लगी है। अब इसमें देखो सीन क्या आता है, कई बार ये हम करता है, मतलब ऐसे हम की आवाज आती है पर मोटर ऑन नहीं होती। इसकी वजह क्या है कि इसमें जो सप्लाई वोल्टेज मिलता है, जैसे इसको मान लो मिल रहा है 24 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, 24 वोल्टेज मिल रहा है, 220 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है। अब ये अगर प्रॉपर नहीं होगा, ये 24 की जगह अगर 20 वोल्टेज आएगा, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनेगा ना, तो हमारा कॉन्टैक्टर होता है वो एनर्जाइज नहीं होता है, पूरा पिक नहीं करता है। और जब तक पूरा पिकअप नहीं करेगा तब तक क्या होगी, हमारी इनपुट वाली सप्लाई आउटपुट साइड नहीं निकलेगी और हमारा जो मोटर है वो प्रॉपर नहीं चलेगी, जो भी हमारा लोड है कॉन्टैक्टर आगे वो ऑन नहीं होगा। तो इस प्रकार के आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये रीजन उसका क्या कारण है, तो इसमें क्या बोल रहा है, हाई वोल्टेज, तो बिल्कुल भी नहीं है। लो कॉइल वोल्टेज की वजह से हो जाता है, ये हो सकता है। हाई करंट, ये भी नहीं है, और फ्रीक्वेंसी भी नहीं, हाई ये भी नहीं। तो ये लो वोल्टेज की वजह से ऐसा होता है, हम की आवाज आती है पर कॉन्टैक्टर पिक नहीं करता। उस कंडीशन में आप हमेशा इसकी सप्लाई वोल्टेज चेक कर लिया करो। क्लैप मीटर और मल्टीमीटर सबको यूज लेना आता है, नहीं आता है तो वो भी बहुत बेस्ट तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। दोनों यहाँ पे लगाए, चेक करो कि कॉन्टैक्टर जो सप्लाई आ रही है क्या। पहली बात तो A1 और A2 दोनों सिरों पे सप्लाई आ रही है क्या, अगर वो प्रॉपर आ रही है, उसके बाद अगर दूसरा भी कोई फॉल्ट इसमें हो सकता है, आपकी जो कॉइल है वो भी ओपन हो सकती है, बाकी रीजन हो सकते हैं। पर सबसे पहले ये है कि कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है उसका वोल्टेज कितना है और इस पे अभी आ कितना रहा। तो इस प्रकार आप कोई फॉल्ट को पकड़ दो, उसको आप आगे ठीक कर दो, इस प्रकार इंटरव्यू आप जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर शाफ्ट फुल लोड पर है लेकिन करंट यूजुअली क्या है, कम है। मोटर है भाई, मोटर को क्या काम लेते हैं, कोई भी इसको मैकेनिकल लोड देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसको देते हैं, इसको देते हैं क्या, इसको देते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देते हैं, और ये मैकेनिकल लोड अपनी शाफ्ट पे चलाता है। कहाँ कहाँ यूज होती है, इंडस्ट्री में लगभग जगह AC मोटरें आजकल यूज होती हैं। मोटर क्या होता है, कोई ब्लोअर को चलाना, कोई CR कटर को चलाना, कोई स्लेटर को चलाना, कोई मिल को चलाना, मतलब हर जगह कोई बी लाइन से कोई प्रकार की मशीन हो उसमें कहीं ना कहीं आपको मोटर देखने को मिलती है। और मोटर के ऊपर अलग अलग कैपेसिटी होती है, किलोवाट में कि कितने किलोवाट तक इसके अंदर पावर है, ठीक है ना, तो अलग अलग सब में होती है। तो इसमें क्या बोला है कि ये मोटर फुल लोड पे चल रही है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, क्या है कि मोटर फुल लोड पे चल रही है, करंट कम है, इसका पीछे रीजन क्या है। देखो रीजन बिल्कुल स्पष्ट है, मोटर पे जो मशीन का लोड है वो तो फुल डाला गया है, पर ये मोटर का फुल लोड नहीं है। देखो एक तो मशीन का फुल लोड होता है, जैसे कोई भी मशीन होती है XYZ, उस मशीन को हम क्या है पूरा का पूरा टिका देते हैं। पूरा टिकने के बाद भी मोटर इतनी स्ट्रांग है कि उसकी पावर से थोड़ी ज्यादा है, तो फिर उसके बाद भी वो फुल करंट नहीं ले रही है, अपना फुल लोडिंग करंट नहीं ले, वो नॉर्मल करंट में मोटर चल रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वोल्टेज हाई है, बिल्कुल नहीं है। मैकेनिकल लोड कम है, हाँ मैकेनिकल लोड कम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी और रजिस्टेंस भी नहीं है। मैकेनिकल लोड अगर मोटर पे कम होगा, अगर वहां से मानो पूरा पुली को दबा दी, उसके बाद भी मोटर आसानी से उस पुली पे काम कर रही है, आसानी से चल रही है, तो अपना फुल लोड करंट नहीं लेगी। फुल लोड करंट लेते आपको दिमाग में क्या है कि मोटर ओवरलोड है, ओवरलोड कंडीशन अलग होती है और फुल लोड कंडीशन है वो अलग होती है, ठीक है ना। तो फुल लोड है और फुल लोड कंडीशन में क्या है कि मोटर कम करंट ले रही है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो लोड डाला गया है ना वो सफिशिएंट इतना है कि वो मोटर को दबाएगा नहीं, मोटर अपना पीक करंट है वो नहीं लेगी, नॉर्मल कंडीशन का करंट लेगी। तो मैकेनिकल अगर लोड कम होगा उस कंडीशन में सिचुएशन बनती है। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में इस प्रकार पूछे जाते हैं कि एक मुझे ऐसे बताओ कि एक मोटर है उसको वो फुल लोड पे चल रही है
और वो करंट है वो अपना जिस पे लिखा होता है नेम प्लेट पे फुल लोड वो नहीं ले रही, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो वो ये कि आपने इसको थोड़ा लोड है वो कम दे रखा है मैकेनिकल, इसलिए वो अपना ओवरलोड करंट पे नहीं चला रही है। तो इस प्रकार पूछेगा स्टार डेल्टा स्टार्टर में दोनों कॉन्टेक्ट एक साथ पिक कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या कारण हो सकता है? स्टार डेल्टा स्टार्टर को मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बताता हूँ आपको। एक तो ड्राइंग ये चीजें देखिए आप थोड़ा सा क्या करते हो, भागने की कोशिश करते हो, चीजें बहुत आसान होती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये इस प्रकार का आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसका सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब क्या होता है? एक लाइन में सब कुछ समझाना होता है, एक ही लाइन में चीजों को समझाना होता है। तो इसमें देखो अपना जैसे ये लाइन आ गया, ठीक है, एक लाइन है और एक यहाँ पे अपना न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। एक जो इसमें कॉन्टेक्ट लगे हो तो उसको फेज और न्यूट्रल देना होता है, देने का तरीका क्या है वो करता है डिपेंड अपने स्टार्टर पे। अब देखो सीन क्या हुआ, एक फेज का वायर लेके आया, चल मानो मैंने यहाँ पे एक एमसीबी लगा दी, ठीक है, एक एमसीबी मैंने यहाँ पे यूज ले ली। एमसीबी क्यों यूज में ली? सीधी सी बात है, एमसीबी ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट में काम करते हैं, सर्किट ऑन ऑफ करने के लिए प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे हमने लगा रखी है, ठीक है। तो ये अपना इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, पूरे कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं, पर ये पावर ऑफ नहीं होगा, उसको ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो नीचे है यहाँ पे ओएलआर है, ओवरलोड रिले। अब देखो ओएलआर का काम क्या होता है कि ओवरलोड की कंडीशन के अंदर सर्किट को तोड़ देगा। ओएलआर का हम मोस्टली क्या करते हैं 95 और 96 नंबर, मान लो इसको मैंने यूज लूंगा, 95 में ये वाई डालूंगा और 96 मान लो मैं निकालूंगा, ठीक है ना, ऐसी कंडीशन है। अब देखो इस ओएलआर का काम क्या है, कल को इसमें करंट ये ज्यादा लेगी तो इसमें लगी जो पत्ती है वो हीट होकर एक बार ब्रेक हो जाएगी, यानी इसका जो अगर ये एनसी कंडीशन है ना तो ये हमारा हो जाएगा एनओ, ये एनओ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनसी से एनओ बना, उस कंडीशन में हमारा का पूरा पूरा सर्किट अब टूट जाएगा और हमारी मोटर है वो रुक जाएगी। और जब ये दोबारा हमारा ये कॉन्टेक्ट जो ठंडा होगा, दोबारा इसको हम रीसेट कर दे, रीसेट करते क्या होगा, दोबारा हमारा सर्किट अब जुट जाएगा। तो ऐसे अलग अलग प्रोटेक्शन जोड़े जाते हैं ताकि हमारी मोटर जले ना, हमारा इक्विपमेंट है वो सेफ रहे, ठीक है। उसके बाद देखो एनसी पुश बटन में आ गया, तो एनसी पुश बटन में सप्लाई लेके निकाल दी। तो एनसी अगर यहाँ पावर है, यहाँ पावर है तो यहाँ भी होगा। एनसी का मतलब ये कि सर्किट अंदर से जुड़ा हुआ है, ये नॉर्मली कंडीशन में क्लोज है, ये अंदर से बंद है, इसको एनसी बोला जाता है। और खुला होकर बोला जाता है एनओ। एनओ को जो पुश करेंगे दबाएंगे ना तब ये एनसी बनेगा, तब यहाँ वाली पावर है वो यहाँ आएगी, से याद रखना, ठीक है ना। अब देखो दो यहाँ पे पैरेलल लगा रखे, एक तो ये है जो एनओ पुश जो ऑन करते हैं, एनओ पुश बटन, यहाँ भी पावर है और यहाँ भी पावर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ एक लूप डाला गया है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ दोनों जगह पावर है, पर ये नीचे वाले इस कॉन्टेक्टर हमें पावर देना था मेन को, पर इसको हम नहीं दे पा रहे। क्या नहीं दे रहे, या तो इसको दबाएंगे, दबाएंगे तो यहाँ वाली पावर है वो यहाँ आएगी और यहाँ वाली पावर इसको ये एक बार चालू हो जाएगा, पर जैसे इसको छोड़ेंगे ना, छोड़ते क्या वापस से बंद हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये क्या होगा, सिर्फ इंचिंग में चलेगा, उस बटन सिर्फ इंचिंग में चलता है। तब क्या हुआ, जैसे जैसे समस्या है तो उसका सोल्यूशन भी है। तो कॉन्टेक्टर के अंदर भी एक है एनओ टर्मिनल काम में लेने, इसका जो एनओ टर्मिनल है उसमें क्या किया, बोला इसको एनओ को डायरेक्ट यहाँ सप्लाई दे दो। अगर एक बार हमारा ये कॉन्टेक्टर पिक कर जाएगा, एक बार ये पिक करेगा। एक बात और बता दूं मैं आपको, जितने भी डायग्राम होते हैं ना, अब आप सोचो कि कॉन्टेक्टर तो ये रहा मेरा, इसका A1 A2, कॉन्टेक्टर तो ये रहा, इसका एनओ यहाँ। देखो सिंगल लाइन डायग्राम हो तो कोई भी ड्राइंग उसमें चीजों को समझाने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर का एनओ है, ये वाला एनओ को ये कॉन्टेक्टर इस एनओ को जिक्र कर रखा है बंदे ने, क्या बोला कि यहाँ पे जो अपना एनओ पुश बटन से उठा के इस पे ला दो, और जैसे ये कॉन्टेक्टर एक बार इसको दबाऊंगा तो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा, और इसका अगर ऑन हो गया तो इसका एनओ बन जाएगा एनसी, यानी ये वाला एनसी बन गया ऑटोमेटिक, और ये पावर यहां से आके ऐसे अपना सर्किट पूरा करने लग गया। एक बार अगर ये एनसी बन गया तो सर्किट तो यहां से पूरा होने लग गया। अब इसको अगर वापस ऊपर आ जाएगा पुश बटन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसने एक बार दबाया तो इसका एनओ का एनसी बन गया और उस कंडीशन में पावर वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई। अब अपने सवाल में क्या था, इंटरलॉकिंग शॉर्ट सर्किट क्या था ना। अब देखो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे अपना जो स्टार वाला है जो K2 कॉन्टेक्टर है, इसमें भी A1 A2 होगा, यानी जो क्वाइल है वो सब में होगी A1 A2, सबको न्यूट्रल कॉमन दे दिया, इसमें भी A1 A2 होगा, A1 A2 हो गया, ठीक है ना। ये कॉन्टेक्टर हमारा 3 नंबर कॉन्टेक्टर है। अब इन कॉन्टेक्टरों में इंटरलॉक कैसे दिया कि इस वाले कॉन्टेक्टर को सप्लाई ली ना, तो वो सप्लाई को पहले ले गया डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी में, ठीक है, डेल्टा के एनसी में ले गए और डेल्टा के एनसी से लाके फिर इसके एनओ में ले आए, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, शुरुआती कंडीशन में ये कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, पर ये तो ऑन हो गया, ठीक है, अपना स्टार तो ऑन है क्योंकि डेल्टा का कॉन्टेक्टर है वो अभी एनसी कंडीशन में था, पर हमारा डेल्टा ऑन नहीं होगा उस कंडीशन में। क्यों नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि देखो ये जो एनसी है ना ये स्टार का है, और स्टार वाला एनसी इस कंडीशन में एनओ बन गया है। इंटरलॉकिंग का मतलब है कि एक दूसरे के एनसी से लेके आए ना, कि ये वाला जब ऑन हो गया ना तो देखो डेल्टा वाला बंद है इसलिए इसकी तो एनसी एनसी बनी हुई है, पर स्टार वाला ऑन हो गया ना तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा वाला को सप्लाई जाएगी नहीं, क्योंकि इसका बना पड़ा है यहाँ पे एनओ। इंटरलॉकिंग का मतलब ये होता है कि एक दूसरे पे आधारित, एक दूसरे से डिपेंड कर देते हैं। एक दूसरे पे डिपेंड होगा तो क्या होगा कि एक दूसरे के बिना नहीं चलेगा। तो इंटरलॉकिंग ऐसे होता है, इसीलिए एक दूसरे में इंटरलॉकिंग डाला जाता है। अगर चाहे तो सीधा का सीधा ही जोड़ दे। अब जैसे टाइमर का एनओ है, ठीक है ना, टाइमर का जो कॉन्टेक्ट है,
तो ये इधर ला के रख दिया। तो मतलब चीजों को समझाने का एक तरीका होता है, एक लूप होता है कि यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से, ऐसा आने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो इंटरलॉकिंग की वजह से होता है, इसीलिए स्टार वाला डेल्टा वाले पे डिपेंड करता है और डेल्टा वाला स्टार वाले पे डिपेंड करता है। दोनों एक साथ चालू नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जो भी चालू हो जाए, अगर पल रत्ती भर भी पहले चालू हो जाएगा ना, उस कंडीशन में होगा क्या कि दूसरा ऑन नहीं होगा, क्योंकि एक की जो एनसी है वो एनो बन जाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, अगले का इंटरलॉक है वो भी पूरा नहीं होगा, यानी अगले का लूप है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इस प्रकार की इंटरलॉकिंग दी जाती है। ये चीजें आसानी से समझ लो भाई, ये मैंने डेडिकेटेड कोर्स के अंदर बहुत अच्छे से सारी चीज समझा रखी है। इस तरह अगर चीजों को नहीं समझना स्टार्ट करो, तब तक कोई भी फॉल्ट को नहीं पकड़ पाओगे, चीजों को ठीक नहीं कर पाओगे। जब तक ठीक नहीं कर पाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आप एज ए बोझ की तरह काम करो, आपको लगेगा ये बहुत भारी और हार्ड काम है। जब आप थोड़ा सा टेक्निक की तरफ जाने लग जाओगे ना, पढ़ने लग जाओगे ना, तब आपको इसमें मजा भी आने लग जाएगा और आपकी स्मार्टनेस में आपकी सैलरी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। तो अपना सवाल क्या था? हाँ, स्टार डेल्टा स्टार्टर में दोनों कॉन्टैक्ट एक साथ ऑन हो रहे हैं, तो कारण वो इंटरलॉकिंग है। अगर इंटरलॉकिंग फेलियर हो जाएगा, उस कंडीशन में कोई सा भी किधर भी ऑन हो जाए, एक साथ एक दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेंगे, और इसलिए हम इंटरलॉकिंग करते हैं हमेशा, और एक दूसरे का एनसी काम में लेते हैं कि अगर स्टार वाला ऑन होगा, उसी कंडीशन में अगर जो हमारा डेल्टा बंद पड़ा रहेगा, बंद पड़े डेल्टा में क्या होता है, उसका एनसी बना रहता है, और जैसे डेल्टा ऑन हो गया तो वो उसका सर्किट है वो एनो हो जाएगा एनसी का, तो ये स्टार को सप्लाई नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मोटर स्टार्ट होने पर वोल्टेज डिप बता रहा है, कारण क्या है? वोल्टेज डिप हो रहा है। वोल्टेज डिप या वोल्टेज डिम क्या होता है? वोल्टेज डिप का मतलब ये होता है, देखो कई बार हम किसी भी चीज या कोई भी हीटर या कोई भी रोड को चलाते हैं ना, तो पास वाली जितनी भी चीजें हमें पता लग जाए कि हमने अभी कुछ स्टार्ट किया है, क्योंकि हमने एक एलईडी को स्टार्ट किया, तो साथ वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो साथ वाली सप्लाई सब सेम चलेंगी, साथ वाली मोटर की स्पीड सेम रहेगी, साथ में जितने भी लाइटें व लोड है वो सब सेम रहेगा। पर जब बहुत ज्यादा बड़ा हम कहीं पे लोड डालेंगे, बड़ी मोटर को एक साथ चलाएंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, पास वाली मशीन को पता लगे वहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज को डिप या डिम बोला जाता है कि वोल्टेज डिम कैसे हुआ। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसका अपना रीजन क्या था, मोटर स्टार्ट होने पर वोल्टेज डिप हुआ, बता रहा कारण क्या है, हाई रेजिस्टेंस नहीं है, वीक सप्लाई सिस्टम हो सकता है, लो करंट नहीं है, लो फ्रीक्वेंसी। देखो एक चीज सुनो मेरे ध्यान से, वीक सप्लाई वोल्टेज, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, एक आप मान के चलो 100 घर हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, 100 होम है, 100 घर है, ठीक है, और प्रत्येक घर की कंजप्शन कैपेसिटी है वो 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट है, हर घर में 1 किलोवाट का लोड है, ठीक है ना। ऐसे 100 मीटर लगे हुए हैं एक मोहल्ले के अंदर। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी है कहीं भी यूज ले लो, फिक्स है, ये लिमिटेड है, ये उतनी बनी है जितनी कंजप्शन है, और हमारे पास बनाने की कैपेसिटी वो कम है और कंजप्शन की अभी फिलहाल ज्यादा ही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसके आगे कितना लोड जोड़, तो सब कैपेसिटी होती है। बस मेरे पास यहाँ पे आर वाई भी आ रखा है, आर वाई भी आ रखा है। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से जितना चाहूं इसके आगे जो लोड है वो कनेक्ट कर सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जितना मर्जी इतना मैं नहीं जोड़ सकता, एक कैपेसिटी होती है, कितने किलोवाट का हमारे पास कनेक्शन है या कितने केवीए का हमारे पास ट्रांसफार्मर है, उसके रिगार्डिंग में समझाता हूं आपको। देखो ये पूरा उदाहरण आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बेस बनेगा इसमें। देखो होगा क्या, मेरे पास यहाँ पे 100 घर है और 100 किलोवाट का लोड कैपेसिटी है, 100 किलोवाट, एक कॉलोनी पूरी नहीं बसी है, ठीक है, 100 किलोवाट। अब हम क्या करेंगे कि वहां पे ट्रांसफार्मर लेने की कोशिश करेंगे, हम मोहल्ले से उसके पास जाएंगे, अपना जो मेयर है, चेयरमैन है, जो भी होता है, XYZ मुखिया होता है, उसके पास जाएंगे कि यार हम 100 घर है, 100 हमारे मीटर, तो हमें एक ट्रांसफार्मर लेना है। बिजली विभाग में हम गए उसके द्वारा या उसके जरिए जैसे भी है, तो वहां गए ना, तो देखो हम उसको जाके बोलेंगे कि भाई हमारा 100 किलोवाट का है ना वो लोड है, तो आप हमें एक ट्रांसफार्मर दे दो। वो हमें रिकमेंड करेगा कि 100 किलोवाट बटे 0.80 बराबर, यानी लगभग 125 kVA का ट्रांसफार्मर देगा। ट्रांसफार्मर देगा 125 के, वो बोलेगा कि 125 केवीए का ट्रांसफार्मर आपके मोहल्ले के लिए मैं अलॉट करवा देता हूं। तो उसने 125 केवीए का क्यों किया? देखो जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे मान के चलो इन्वर्टर है, इन्वर्टर है, ट्रांसफार्मर है, रेगुलेटर है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा मैं बेस्ट नहीं लिख रहा हूं, बता रहा हूं सिर्फ ये चीजें नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन नहीं करती, ये चीजों को एक दूसरी जगह बेचती हैं या उसको स्टेप अप करती हैं, स्टेप डाउन करती हैं, बढ़ाती हैं, घटाती है, पर उसको कम ज्यादा नहीं करती, वो खुद खपत नहीं करती, सबको जो माना वो केवी में रखा जाता है। और जो हमारा 125 केवीए है ना, 125 केवीए के अंदर ऐसा मानो कि 80% माल तो प्योर है और 20% माल होता है खोखला। एसी जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, उसमें वो क्या होता है, अपरेंट पावर होती है, वो समय नियत उसका मान बदलता रहता है, तो उसको हम जो मान इसका नियत मान के वो चाहते हैं 0.80 चालते हैं, यानी इसके अंदर 80% जो माल है वो प्योर है, 20% इसके अंदर जो सिर्फ दिखा हुआ है, मान को चलो पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जाग है, ठीक है ना। तो वो उसका हमारा पावर फैक्टर हमेशा 0.80 लेके चलते हैं, ठीक है। तो वो हमारा निकल कितना है, 125 केवीए का ट्रांसफार्मर हमने लगा लिया।
125 केवीए का क्यों लगाया, इसीलिए लगाया कि 100 घर थे और 100 किलोवाट की लोडिंग थी, हम उसके पास गए, वो बोला 125 केवीए का आपके पास मैं लगा देता हूं और आप इसको यूज ले लेना। अब 125 केवीए का भी पूरा का पूरा लोड 100 घर का एक साथ सारा लोड नहीं चलता है, कोई घर 700 वाट काम ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, तो कोई पूरा 1000 ही ले रहा है, पर 1000 से ज्यादा नहीं लेगा, इस बात को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये पूरा लोड चलेगा। इस प्रकार हमने 125 केवीए का सिस्टम पूरा हमारा लगवा लिया। अब देखो हमने 125 केवीए का पूरा सिस्टम लगा लिया, हमारे मोहल्ले में 125 केवीए का ट्रांसफार्मर लग गया, और हम सब लोग क्या करेगा, उसमें लोड है हमने लेके डिवाइड करके हम इसको काम में लेना है, इसको यूज लेने में लग गए, ठीक है। अब एक बंदा आया, वो बोला मेरे घर का तो लोड ही है, वो 10 किलोवाट है, वो तो अकेला 10 किलोवाट यूज में लूंगा। कोई बोलेगा मैं तो 5 किलोवाट इसमें लोड डालूंगा, 5 किलोवाट, कोई किसी ने 3 किलोवाट जोड़ दिया। अब उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास अगर मान के चलो नल में पानी है वो 125 लीटर है, ठीक है, वो हमें 100 लोगों को लेना है, और उसमें से 4 लोग ही बोलेंगे वो तो सारा हम ही ले लेंगे, तो क्या होगा, पावर का भी एक सोर्स होता है, ऐसा नहीं कि हम जितना मर्जी यूज ले सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा वोल्टेज है वो डिप होगा, और पूरी की पूरी बाकी जो सप्लाई, बाकी घरों की सप्लाई वो बाधित होगी। इसमें से कोई बंदा अगर अपना पर्सनल स्टेबलाइजर लगा के इसमें काम चालू कर देगा, इसमें बहुत बड़ा वोल्टेज या बहुत बड़ी पावर यूज में लेने लग जाए, तो बाकी लोगों की वोल्टेज डिप होने लग जाए। सप्लाई वोल्टेज हमारे पास एक फिक्स होता है, उतना हमारे मोहल्ले को मिलता है, कितने घरों में कितना लोड है। अब कई गांवों में क्या होता है, कई गांवों में ऐसा होता है कि उनके बिल्कुल भी जो लाइट है ना, वो उसके कूलर पंखे भी नहीं चलते। क्यों नहीं चलते हैं, कि उसका सेंक्शन लोड है ना, उसके गांव का ट्रांसफार्मर का, वो तो अलग है, और लोगों ने बहुत ज्यादा सिस्टम लगवा दिया। तो उस कंडीशन में करना क्या चाहिए, उस कंडीशन में सारे लोगों को इकट्ठा होकर जाना चाहिए और अपना सप्लाई वोल्टेज सोर्स बढ़वाना चाहिए। एक्स्ट्रा डीपी, एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर या कोई भी जीएसएस की व्यवस्था करवानी चाहिए कि भाई मेरे घर में जो लाइट प्रॉपर नहीं आ रहा है। बहुत से घरों में क्या होता है, 180 वोल्टेज से लेके 200 वोल्टेज या कई मिनट उसमें कम आता है, उसमें क्या होता है, कूलर की मोटरें पानी नहीं उठाती हैं, ठीक है, पहली कंडीशन आपको देखने मिलेगी। बाकी छोटे छोटे इक्विपमेंट ज्यादा आवाज करते हैं, वो प्रॉपर बल्ब ग्लो नहीं करता, प्रॉपर एलईडी है वो ग्लो नहीं करती, तो ये कंडीशन होता है, वोल्टेज डिप का कंडीशन होता है। तो मैंने आपको पूरा क्या एकदम डिटेलिंग बता दिया कि अगर 100 घर है तो उसके हिसाब से उसको बिजली दी जाती है, उसको डिवाइड करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी कितना भी यूज में ले ले। और ये जो 125 के आपको बता रहा हूँ, वैसे ही जो हमारा जनरेशन सिस्टम होता है अल्टरनेटर, जहां पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो उसमें एक सीन होता है भाई, उसके होता है जैसे 125 मेगावाट है, ठीक है, जैसे 500 मेगावाट का एक सिस्टम बना हुआ है, तो 500 मेगावाट बिजली है उस पूरे शहर को देनी है, या पूरे उस राज्य को देनी है, या 3 स्टेटों को देनी है। इस प्रकार ये पूरा सिस्टम, ऐसा नहीं कि उसके आगे आप 1000 मेगावाट लोड सिस्टम आप ले, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी जितनी आई है ना, उसी को ही आगे डिवाइड किया जाता है। मैं चीजों को थोड़ी डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें इस प्रकार सीखना जरूरी है। ये कि अगर 10 घरों के अंदर आपने कोई भी सिस्टम लगा रखा है, कोई भी आपने पावर का सोर्स लगा रखा है, तो ऐसा नहीं कि आप जितना मर्जी, नहीं, ऐसा नहीं होता, मतलब फिक्स होता है वो चीजें। आगे चलते हैं। वीएफडी में ओवर करंट फॉल्ट बार बार आ रहा है, तो कारण क्या हो सकता है, लो वोल्टेज है क्या, देखते हैं। सडन लोड इंक्रीज, क्या आ रहा है, ओवरलोड आ रहा है, सडन लोड इंक्रीज है। एक साथ क्या है, वीएफडी के नीचे है वो लोड बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा करंट है वो खींच रहे हैं, उस कंडीशन क्या होगा, सडन लोड इंक्रीज हो रहा है, तो वो फॉल्ट जरूर आएगा। इसमें ओवल आता है, ओवल लिखा था, वीएफडी में आता है। कोर्स में भी डेडिकेटेड वीएफडी के पूरे प्रॉपर वीडियो आएंगे भाई, वीएफडी के बेसिक सारा रहेगा, इसमें कनेक्शन है, इसका इनपुट है, इसके आउटपुट, इसके फॉल्ट अवर सारे रहेंगे। और प्रोग्रामिंग नहीं है, प्रोग्रामिंग अलग सोर्स होता है। हर कोई आदमी सोचता है कि इलेक्ट्रिसिटी में सीखे क्या, ये लोगों को समझ। अब कोई बोलेगा मेरे को पीएलसी में मास्टरी करना, तो पीएलसी में मास्टरी करने के लिए उसका प्रॉपर पहले कोर्स करना पड़ता है, ठीक है ना। उसको आप उसमें डाटा एनालिसिस के अंदर अगर आप बीटेक किया, या आप कुछ में अच्छी स्टडी करनी पड़ती है, 4 साल 5 साल देने पड़ते, उसके बाद या फिर आपने अच्छे कोई डिप्लोमा या डिग्री करने के बाद आप सीख सकते हैं। अगर आपको बेसिक ट्रेनिंग है ना, बेसिक ट्रेनिंग उसका इनपुट होता है, उसका आउटपुट है, उसकी जनरल नॉलेज होती है, जिसमें कोई फॉल्ट है आप उसको ठीक कर सकते हैं, दूसरी पीएलसी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो एक अलग चीज होती है, तो लोग हम इंडस्ट्री में करते हैं। पर मैं ये नहीं कहूंगा मैं A to Z प्रोग्राम बना लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो फंड है वो इलेक्ट्रिकल में एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए कंसल्टेंट, एज ए फ्रीलांसर में काम कर रहा हूँ, तो मैं सारा का सारा इंस्टॉलेशन करता हूँ, ए टू लेके जेड तक काम करता हूँ। अगर कोई पीएलसी एक अकेली पीएलसी पे सीखोगे, तो उसमें क्या हो गया, आप ऑलराउंडर या कभी कॉन्ट्रैक्टर, आप सिर्फ पीएलसी तक सीमित रह जाओगे। अकेले एक ड्राइव तो आप ड्राइवर की जो मास्टर है वो सीख पाओगे। अगर आप ऑलराउंडर हो तो आप एज ए बड़े, मतलब बड़ा पैसा वही है। और मेरा हमेशा इसको लेके था, इस फील्ड को, कि मेरे को तो सब कुछ कमाना है, मेरे को बड़ा, मेरे को एक चीज बंद के नहीं रहना है। मैं तो काम लूं और अलग अलग पार्टियों से काम कराऊं। मोस्टली सारा काम इलेक्ट्रिकल का जो मेन हार्ड काम है, जो सारा का सारा मैं खुद को, चाहे पैनल हो, चाहे मोटर हो, चाहे मशीन हो, चाहे इंस्टॉलेशन चाहिए, उसकी फाउंडेशन हो, चाहिए उसकी मेजरमेंट हो, चाहिए उसमें कैलकुलेशन हो, चाहिए उसमें ट्रांसफार्मर हो, चाहिए, तो सारा का सारा मेरा अपना खुद का रहता है। इस प्रकार मैं आपको चीज सिखा रहा हूँ कि आपको भी ऑलराउंडर बनना है, चीजों को सबको सीखना है। एक कंपनी के अंदर एक इंजीनियर क्या करता है, लगभग पूरी कंपनी को हैंडल करता है। ऐसा नहीं कि वो प्रोग्रामिंग बना रहा, नहीं, वो वहां का रिसेट भी करिए ड्राइव का, वो पीएलसी में भी कोई दिक्कत फॉल्ट रिसेट करेगा, वो कोई फॉल्ट को भी पकड़ेगा, कोई मोटर में दिक्कत है उसको भी फॉल्ट को पकड़ेगा, पर वो मोटर की वाइंडिंग नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। अब लोग क्या करते हैं, सर मेरे को मोटर वाइंडिंग को सिखा दो। मैं को मोटर वाइंडिंग सीखे क्या करेगा भाई, मोटर वाइंडिंग अगर आप सीखोगे
आने वाले टाइम में सारी मशीनें आज आपकी जो भी चली जाएगी, आपको मोटर वाइड नहीं, आपको सिर्फ मोटर का फॉल्ट पकड़ना है और पकड़ के आपको मिस्त्री तक उसको पहुंचाना पर्ची बना के। ये होती है इंजन, ये होता है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री में काम करने वाले सब लोगों को मोटर बांधनी नहीं आती है। दिक्कत सबसे बड़ी है कि कोई गाइड करने वाला है कि सीखें क्या और छोड़ें क्या, इलेक्ट्रिकल में क्या सीखें और क्या छोड़ें, इसमें सबसे बड़ी इशू है, ठीक है ना। और वही मैं आपका क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। अब देखो मोटर इंसुलेशन टेस्ट वैल्यू अचानक ड्रॉप हो रही, कारण क्या हो सकता है। इंसुलेशन देखो, ये वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग के स्लॉट है और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के, जैसे एच प्रकार के अलग अलग इसमें प्रकार आते हैं, इसके इंसुलेशन वो इसमें लगा हुआ है, ये मेटल का बना हुआ है। अब एक बात है, बताओ कोई ऐसे बोलेगा इसको मेटल का क्यों बना रहे, आपको ऐसे लग रहा है कि लीकेज है, आपको इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको वार्निश की, तो उसको बनाए क्यों। देखो जो आयरन बॉडी है ना, वो चुंबकीय फ्लक्स बनाने में सहायक होती है, और सहायक होती है इसका मतलब ये नहीं कि दोनों को अंदर सटा के छोड़ दें, इसके बीच में इंसुलेशन भी होना चाहिए। कोई इंसुलेशन अगर बीच में लेके भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को इसके अंदर रखेंगे तो भी इसके अंदर मैग्नेट है वो बनेगा, उससे हमारा रोटर घूमता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस मशीन क्या हो रहा है कि इसका जो है ना अपनी जो बॉडी होती है, इस बॉडी का इसमें जो ऊपर जो टर्मिनल लगेंगे ना, दोनों का इसका भी हम चेक करते हैं हमेशा। क्या चेक करते हैं कि इसमें इंसुलेशन मेगा ओम में होना चाहिए या बड़ी मोटर में गीगा ओम में होना चाहिए। तो वो अगर वीक हो गया, हम इसको मेगर से चेक करेंगे। मेगर टेस्टिंग वो भी अपने कोर्स में इंक्लूड है। मेगर टेस्टिंग हो, चाहे अर्थिंग टेस्टिंग हो, चाहे अर्थिंग करना हो, चाहे लगाना हो, चाहे इसमें पैनल वायरिंग हो, चाहे इसके अंदर ट्रबल शूटिंग हो, चाहे इसके अंदर ड्राइव हो, मतलब बेसिक टू एडवांस इसमें सारा कुछ है कोर्स के अंदर, मतलब जीरो से लेकर स्टार्ट किया हुआ है। तो आप देखो इसमें मशीन क्या है कि हमारा जो ये मोटर है तो इसमें क्या दिक्कत है, तो इसमें है कि हाई वोल्टेज नहीं है, मॉइस्चर इंक्रीज, अगर मॉइस्चर इंक्रीज होगा उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो बहुत ज्यादा है वो ड्रॉप कर जाएगा, इसका इंसुलेशन बहुत ही कम दिखाएगा, आपका मेगर है बहुत ही कम आपको वैल्यू दिखाएगा, तो इसका कारण है मेन। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है, एमसीसी पैनल में बर्निंग स्मेल आ रही है लेकिन ट्रिप नहीं हुआ, कुछ भी ट्रिप नहीं हुआ, और कारण क्या हो सकता है। कई बार पैनल के हम पास जाते हैं, हमें ऐसे स्मेल आती है, कोई भी अगर वायर हीट होगा, कोई भी वायर या इंसुलेशन जलेगा तो हमें बिल्कुल पैनल और रूम में जाते हैं, हमें स्मेल आती है कि कहाँ हो रही, हम क्या करते हैं दूर घूमते हैं उसके, ठीक है। तो इसका कारण क्या बोल रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होता है, लूज कनेक्शन होता है। हाँ, लूज कनेक्शन की कंडीशन में कई जगह आप देखो ना, बस बार धीरे धीरे हीट होनी स्टार्ट हो जाती है, बस बार का इंसुलेशन हीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सारे के सारे कनेक्शन इसलिए मंथली क्या है थोड़ा टाइट मारते हैं, मेंटेनेंस के दौरान हम खुद भी मारते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि वो जनरल मेंटेनेंस में चीजें आती हैं, और वाइब्रेशन मशीनों में वाइब्रेशन के दौरान उसके जो ड्राइव है, जैसे अपना ड्राइव के इनपुट आउटपुट है, जैसे हमारे कॉन्टेक्ट के नीचे, जैसे हमारे मोटर के कनेक्शन साइड है, तो उन सब में क्या होता है कि वाइब्रेशन हल्की फुल्की, मतलब क्या है कि लूज हो जाता है। लूज कनेक्शन क्या होगा कि हीट होना स्टार्ट हो जाती है, और हीट होकर एमसीबी वगैरह इसके टर्मिनल वगैरह जलते हैं, बाकी दूसरा रीजन नहीं होता है। मोटर ऑन है लेकिन शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा है, कारण क्या है, वोल्टेज लो है, कैसा तो कोई नहीं है इसमें, कपलिंग ब्रोकन हो सकता है, करंट लो और फ्रीक्वेंसी हाई नहीं, यही रीजन है। कपलिंग क्या होती है, ये जो मोटर है, ठीक है, हमारी सौर मोटर है, इसके अंदर एक कपलिंग है, ये जैसे आती है रबड़ की या रबड़ ऐसे कुछ, मतलब रबर या ऐसे कुछ चीजें होती हैं, थोड़ी सॉफ्ट सी होती है, मतलब हार्ड भी होती है, पर इन दोनों के बीच में कैसे कपलिंग डलती है, आप देखे होंगे, मतलब हम इंडस्ट्री में इसको काफी कपलिंग यूज लेते हैं। तो कपलिंग अगर ब्रोकिंग होने की कंडीशन में दोनों एक दूसरे में वो कपलिंग बनेगा नहीं, तो वो उसको रोटेट नहीं करवाएगी, शाफ्ट है वो। और वो एक तरीके से ये भी एक सेफ्टी और जरक को कम करने के लिए यहाँ पे कपलिंग डाल जाती है। हम चाहें तो क्या करें, डायरेक्ट एकदम लोहा से लोहा ही एकदम सटा दे, पर इसमें क्या होगी, थोड़ी सी जरक कम, स्टार्टिंग में थोड़ी सी ये मतलब कुछ नहीं होगी, उसके बाद उस अगले को सिस्टम को चालू करें तो जरक नहीं पड़ता है कहीं, इसलिए कपलिंग यूज लेते हैं। कपलिंग इस प्रकार की होती है, यहाँ पे रेड आर्ट दिखिए, वो कपलिंग है, दोनों एक दूसरे को जुड़ जाती है। तो उसमें क्या होगा, कपलिंग ब्रोकन की कंडीशन में क्या होगा कि हमारा वो शाफ्ट है वो रोटेट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेसिक जनरल क्वेश्चन है, पर अगला पूछता है ना फिर क्या आपके जुबान ही नहीं निकलती, जुबान हिलती नहीं है, क्योंकि कभी चीजों के बारे में पढ़ा नहीं, देखा नहीं, सीखा नहीं, तो ये होता है। कंट्रोल सर्किट ऑन है लेकिन इंडिकेशन लैंप ग्लो नहीं कर रहा, कंट्रोल सर्किट भी ऑन है, सारा कुछ चल रहा है, मोटर भी ऑन है, पर इंडिकेशन नहीं ग्लो कर रहा, जैसे होता है ना इसमें इंडिकेशन होता है, आर का होता है, वाई का होता है, ठीक है, बी का होता है, का होता है ना, आर वाई बी लगे होते हैं, लैंप लगे होते हैं। तो उसमें कारण क्या हो सकता है, वोल्टेज आएगा, कोई रीजन ऐसा नहीं, लैंप फ्यूज हो सकता है, रेजिस्टेंस भी नहीं है और फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। लैंप इसका फ्यूज कंडीशन हो सकता है, अगर लैंप फ्यूज होता क्या है, इसको तो न्यूट्रल फेज मिलता है, इसको न्यूट्रल फेज मिलता है, अगर इसको मिलता रहेगा, ये फ्यूज होगा तो नहीं जले, कोई बात नहीं, पर सर्किट के ये सीरीज में नहीं होता है। अगर सर्किट के सीरीज में होगा तो क्या होगा कि जब भी हमारा लो लैंप का मतलब अगर नहीं ग्लो करेगा तो वो आगे वाला सर्किट भी नहीं चलेगा, पर इस एपरेटस को अगर पैरेलल में अलग से सप्लाई मिलती है तो वो। ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज कम मिल रहा है, कारण क्या है, तो प्राइमरी वोल्टेज लो, हाँ बिल्कुल हो सकता है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं है और रेजिस्टेंस भी नहीं है और करंट भी लो, ये भी नहीं है। ट्रांसफार्मर क्या सेकेंडरी में लो वोल्टेज आ रहा है, एक बात ध्यान रखना, कई बार क्या होता है हमारी मशीनें कमजोर, जैसे हमारे पास क्या होता है, मेन ट्रांसफार्मर होता है 33 केवी का, हम इंडस्ट्री में बहुत बार यूज 33 केवी होता है, हम काम में लेते हैं कितना 440 का में लेते हैं, ठीक है ना, 440 या इसको जनरली 415 वोल्टेज बोलते हैं।
अब होता क्या है, कई बार क्या होता है हमारे यहाँ शो करता है कितना 380 वोल्टेज आ रही है, हम क्या करते हैं मशीनों को बंद करा देते हैं, मशीनें हमारी अलग से आवाज करने लगी, जिसमें पावर फैक्टर डाउन होने के समय कई बार 380 390 तक वोल्टेज इंडस्ट्री में आती है। उस कंडीशन हम पूरे प्लांट को शट डाउन पे कर देते हैं कि भाई एक बार इसको बंद कर दो, रोक दो, क्योंकि इस कंडीशन में फ्यूज वगैरह उठने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, मोटर करंट ज्यादा खींचने लग जाती है, उतनी पावर की मोटर उतना ही करंट की वजह ज्यादा करंट लेने लग जाती है, क्योंकि वोल्टेज कम आ रहा है तो उसको पावर पूरी करनी है तो वो करंट बढ़ा देती है मशीन। तो क्या है भाई, प्राइमरी वोल्टेज कम आ रहा है, इस कंडीशन में क्या होगा, प्राइमरी में भी लगभग 30,000 वोल्टेज आने लग जाते हैं, 30,000 केवी या फिर 31 केवी आता है ना, तो उस कंडीशन में आगे वाला वोल्टेज भी धीरे धीरे कम हो जाता है। अब होता क्या, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का रेशियो होता है, होता क्या है, रेशियो बनाया जाता है, जैसे 5/100/5 सब रेशियो तो होते हैं। जैसे ये मेरे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, और ये है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। एक बार याद रखना, इस साइड है 33 केवी और टर्न को इस प्रकार डिजाइन किया कि सेकंड साइड है 415 वोल्ट। एक बात और याद रखना, मैं इसका पूरा कैलकुलेशन तो नहीं निकाल रहा हूं, बता रहा हूं। इस साइड आ रहा है मेरा, मान लीजिए चलिए 6000 एम्पियर, सॉरी 79 एम्पियर, तो इस प्रकार इस पर आ रहा है मेरा लगभग 6000 एम्पियर का लोड जोड़ूंगा, ठीक है। इस प्रकार ये इसमें डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। आगे से वोल्टेज ज्यादा इसलिए लेके आते हैं ताकि पतले कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी गुजार जा सके, ट्रांसमिशन लाइन में आपने देखा भी होगा। तो अगर ये वाला वोल्टेज कम आएगा ना, ये वाला वोल्टेज इधर कम आना स्टार्ट हो, जैसे 31 केवी आने लग गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आगे भी 415 की जगह 400 390 370 वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्राइमरी वोल्टेज कम होगा तो ऑटोमेटिक आगे वाला भी डाउन हो जाए, क्योंकि इसमें रेशियो बनाया गया है, इधर 100 है तो इधर 5 है, इधर अगर 90 है तो यहाँ पे 4.5 ही आएगा, ध्यान रखना। तो वही रीजन होता है ट्रांसफार्मर केबल क्या होता है, विभाग से भी आगे सप्लाई वोल्टेज कम आते हैं तो हम क्या करते हैं इंडस्ट्री में कहते हैं एक बार सिस्टम को कम चलाओ या कम मोटरें चलाओ या फिर जरूरत की चलाओ, तो ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, मोटर बार बार ओवरलोड ट्रिप दे रही है जबकि लोड नॉर्मल है, कारण क्या हो सकता है, हाई वोल्टेज हो सकता है, नहीं हाई वोल्टेज का वो रीजन नहीं है। इनकरेक्ट रिले सेटिंग बिल्कुल हो सकती है, लो रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी हाई वो नहीं है, बन देना। तो देखो ये जो रिले लगी होती है, रिले का मैंने आपको हमेशा काम बताया है कि कॉन्ट्रैक्टर के नीचे रिले को अटैच करवाते हैं। रिले हमेशा क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टर में डिपेंड रहती है। जो एमपीसीबी होती है ना, वो भी सेफ्टी प्रोटेक्शन होती है, वो ओवरलोड से शॉर्ट सर्किट से और फेज फेलियर की कंडीशन में भी क्या होती है, फेज सीक्वेंस में हमारा सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है। ये सिर्फ ओवरलोड में करवाती है। अब सीन क्या है कि मोटर है ना, उसको नॉर्मल कंडीशन में भी बार बार ट्रिप होती है, इसमें एक रिले की सेटिंग होती है। जैसे मान के चलो इसकी कैपेसिटी है 1.4 एम्पियर से 4 एम्पियर के बीच में है, ठीक है। अब ये जो मोटर है, मोटर का करंट भी 4 एम्पियर है और रिले की सेटिंग हमने नोबो सेट कर रखा है 1.6 पर मान के चलो, या फिर मानो 1.4 पे सबसे डाउन इस नोबो कर रखा है। तो इसको क्या बता, रिले को क्या बताइए, तो बस 1.5 एम्पियर से ज्यादा करंट अगर इसमें जाएगा, आगे जाने की कोशिश करेगा जो 9, तो इसका जो 95 और 96 दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं ना, तो वो क्या करेगा कि बोलेगा ये तो करंट है वो ज्यादा है, ये रिले हमारी ट्रिप हो जाएगी, जबकि हमको इसको 4 पे सेटिंग करना चाहिए। रिले पे हमेशा नोब होती है, मैं आपको दिखा दूं, लैब में सारी चीजें हैं फिजिकली अवेलेबल रहती हैं। तो इसके अंदर ये वाली है वो 1 से लेके 1.6 तक है, तो इसके नोब को हम सेट करते हैं, टेस्ट से सेट हो जाता है और इसको हम पूरी सेटिंग मोटर के जो नेम प्लेट होती है ना, उस पर लिखा होता है करंट कैप, उसके अकॉर्डिंग से सेट। तो रिले की सेटिंग बहुत जरूरी है। रिले में एक रीसेट बटन होता है, जब भी आप कहीं भी जाओ, कोई भी मोटर ड्यूल स्टार्टर चाहिए, फॉरवर्ड ड्यूल चाहिए, अपना लाइक स्टार डेल्टा हो, तो सब स्टार्टर जो अपने ना, स्टार्टर में जाके सबसे पहले आप रिले को रीसेट करो। अगर आपकी कोई मोटर बंद है तो रिले रीसेट करो, उसके बाद चेक करो कि हमारे साथ टर्मिनल ओके हैं, इसके एनओएनसी ओके हैं क्या, वो सारी चीज प्रकार चेक की जाती है, इसकी कॉइल चेक की जाती है, ठीक है। अब देखो कॉन्टेक्ट जल्दी जल्दी बर्न हो रहे हैं, कारण क्या है, लो वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी स्विचिंग, लो करंट और फ्रीक्वेंसी लो, सीधा स्पष्ट है, लो वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंट स्विचिंग इसकी वजह, हाँ हो सकता है। देखो इसमें यहाँ पे यूज लिए जाते हैं, काम करना आसान है कंटिन्यू बोलना मुश्किल काम है, सबसे थोड़ा चलेंगे ना। कॉन्टेक्ट के अंदर कॉन्टेक्ट होते हैं भाई, ये यहाँ से आप देखो केवल बर्न कर जाते हैं, ये यहाँ से बर्न कर जाते हैं। आपने देखो ये वाला शिरा बर्न कर देता है। आपने मेरे बहुत सी वीडियो देखो, मैं क्या करता हूँ, उसकी किट पूरी निकाल के इसको पूरा एमआर पेपर से साफ करता हूँ। क्यों करता हूँ कि बार बार ऑन ऑफ होने की कंडीशन में यहाँ पे स्पार्किंग पड़ती है। अब देखो कॉन्टेक्टर होता है ना, इसका मैं आपको बता दूं, एक बात याद रखना, कॉन्टेक्टर कोई भी सेफ्टी का काम नहीं करता है, याद रखना।
कोई ओएलआर से सेफ्टी नहीं करेगा, ओवरलोड की तरह काम नहीं करेगा, नहीं शॉर्ट सर्किट में, नहीं कोई फेज सीक्वेंस में, कोई सेफ्टी नहीं करता। ये सिर्फ ऑन ऑफ के लिए स्विच है। अब आप बोलोगे कि इसकी फिर जरूरत है हम इसीलिए, अच्छा तो हम एमसीबी ले लेते हैं। देखो इसमें सिर्फ इतना है कि इसके अंदर कॉइल लगी होती है, कॉइल को जब हम सप्लाई देंगे, किसी भी पीएलसी से सप्लाई दें, कोई भी रिले से सप्लाई दें, कोई भी बटन से या कोई भी रिमोट से इसको चला सकते हैं, किसी भी अदर सोर्स से इसको ऑन ऑफ करवा सकते हैं। इसको कंट्रोलिंग में हमें प्रॉपर्ली इसको यूज ले, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट टू यूज लिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये कोई सेफ्टी दे रहा है, ये बस ऑन ऑफ स्विचिंग का काम करता है। तो ये यहाँ पे केबल क्या होता है, फास्ट स्विचिंग की वजह से क्या होता है, यहाँ पे ये इसके कॉन्टैक्ट बर्न हो जाते हैं और एक टाइम के बाद इसको रिप्लेस, किट को पूरा रिप्लेस किया जाता है। बहुत से टेक्नीशियन है वो किट को रिप्लेस करते हैं या फिर नया चेंज करना पड़ता है कई कंडीशन में, पूरा सिस्टम ही सड़ जाता है उस कंडीशन में, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंट जो स्विचिंग है ना, इसकी कैपेसिटी भी इस प्रकार होती है कि जैसे इसको पर मिनट में 50 से 60 बार तक आराम से ऑन ऑफ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केबल ज्यादा हीट हो रही है बिना ओवरलोड के, कारण क्या है, हाई वोल्टेज नहीं है, अंडर साइज केबल बिल्कुल हो सकता है, लो करंट और फ्रीक्वेंसी नहीं, अंडर साइज केबल, केबल को हमेशा लोडिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यूज लिया जाता है और हर केबल के ऊपर करंट कैपेसिटी लिखी होती है कि इतनी यूजलेस, सारा डाटा हमें मिल जाता है ऑलरेडी, और वो क्यों सारा डाटा आपको कोर्स में पूरा एनालिसिस मैंने करवा रखा है, ठीक है। तो केबल है ना ज्यादा हीट हो रही है, ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है, अंडर साइज केबल यूज में, कई बार हम केबल को हाथ लगाते हैं ना, केबल के हाथ लगाते हैं वो पूरी हीट करती है, हमें पता लग जाता है। उस कंडीशन देखो I²R, आपका अलग से पावर है ना वो भी लॉस होगा, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो आपकी पावर एक्स्ट्रा कंज्यूम हो जाएगी, वो केबल की हीट के द्वारा बर्न होने स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए प्रॉपर साइज की केबल हमेशा यूज लेते हैं। और मैं हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ ना, हमेशा केबल इस प्रकार मैं करता हूँ कि भाई आपका भविष्य में आपका क्या और प्लानिंग है, ये बताओ। पहली बात तो ये कि आने वाले टाइम में 5 साल में आप और क्या इसमें जोड़ने वाले हो, कौन सी मशीन का पावर देने वाले। दूसरी बात है, इसमें मैं कैपेसिटी का 0.75 है ना वो भी यूज लेता हूँ, यानी 25% है वो करंट कैपेसिटी हमेशा हम हमेशा उसमें बचा के रखते हैं, इसीलिए रखते हैं कि भविष्य में इसको कुछ भी जोड़ना हो या हमारी केबल बिल्कुल हीट ना हो, एकदम स्मूथली करंट है वो पास किया जा सके। इस बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मोटर वाइब्रेशन ज्यादा है, कारण क्या हो सकता है, वोल्टेज लो नहीं, मिस अलाइनमेंट वो ब्लू हो सकता है, करंट लो नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं। अगर मोटर बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करेगी तो उसका अलाइनमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगा, देखो मोटर भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फुट टाइप की होती है, उसमें अलाइनमेंट बहुत अच्छे से जरूरी होती है। एक होती है अपने फ्लेंज, ठीक है, फुट और फ्लेंज होते हैं। फ्लेंज डायरेक्ट किसी भी चीज के अंदर कपलिंग में कसी जाती है मोटर, वो साथ में काम में, और फुट मोटर के नीचे पैर लगे होते हैं, तो वो क्या कहते हैं प्रॉपर उसको अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है। बड़ी मोटरों में ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है, छोटी मोटर में ज्यादा दिक्कत होती नहीं है वैसे, तो मोटर का वाइब्रेशन उसकी वजह से हो जाता है। पैनल में न्यूट्रल वायर ओवर हीटिंग हो रहा है तो कारण क्या हो सकता है, बैलेंसिंग लोड, ऐसा तो नहीं है, अनबैलेंसिंग लोड बिल्कुल हो सकता है, लो करंट और फ्रीक्वेंसी लो नहीं। अनबैलेंसिंग लोड क्या होता है, देखो जैसे अपना RYB कोई भी सप्लाई सोर्स है हमारे पास, RYB और N, तो इन सब के बीच में ना एक समन्वय होता है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी कितना लोड है। तो इस न्यूट्रल के साथ अगर हम कोई पावर सोर्स चलाना है ना, तो हर एक लोड अलग अलग यूज में लेते हैं ना, तो सबका न्यूट्रल के साथ एक अलग कम्युनिकेशन, एक रिश्ता होता है, ठीक है। तो वो अनबैलेंस नहीं होता है, सभी फेजेस को हमें बराबर लोड डिवाइड करना पड़ता है। RYB ऐसा है, किसी बिल्डिंग में RYB आ गई, एक आर के अंदर आपने 3 एयर कंडीशनर लगा दिए, 3 एयर कंडीशनर, इस बंदे कंजप्शन बहुत ज्यादा है, वाई के अंदर छोटा मोटा लोड है, तो उसमें ये लोड अनबैलेंसिंग होता है। हमेशा इक्वल करना चाहिए। अगर आपके पास 3 फेज मौजूद है कहीं भी, तो आप सबको डिवाइड करो। अगर सिंगल फेजिंग लोड आपके पास है तो सबको अलग अलग डिवाइड करो। अगर 3 फेज है तो उसमें कोई इशू होता ही नहीं है, पर जितना भी अपन सिंगल फेज यूज लेते हैं ना, वो सारे में अलग अलग लोड डिवाइड करो कि इस फेज के मैंने दे दिए इतने, इसमें मैंने 10 एम्पियर लोड कनेक्ट कर दिया, तो इसमें भी संभावना ये रखो कि 10 ही हो, तो वो रीजन होता है। और आगे जनरेटर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, कारण क्या हो सकता है, लोड स्टेबल लोड में तो बिल्कुल आसान स्मूथ मक्खन की तरह चलेगा। AVR ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर फॉल्ट ये हो सकता है। तो जो AVR होता है ना, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, ये क्या काम करता है कि जनरेटर की जो आउटपुट पावर को मैनेज करके चलता है, बराबर रेगुलेट करके चलता है, ये बराबर एक आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वो मिले। अगर हमारा जो जनरेटर अचानक हम उसमें लोड डाल देंगे, दबेगा, तो ये फॉल्ट में आगे खड़ा हो जाएगा। अगर हमारा अनबैलेंसिंग लोड के अंदर ये ऐसा हो करता है, अगर इसके क्या बहुत ज्यादा थोड़ा सा लोड बढ़ेगा तो क्या करेगा, जनरेटर को थोड़ा राउंड बढ़ा देता है। तो सारा कुछ इसको मैनेजिंग करता है, इसका दिमाग, इसका ब्रेन होता है, ये जनरेटर का ब्रेन होता है, ठीक है ना। तो AVR फॉल्ट की कंडीशन में क्या होगा कि वो वोल्टेज फेलियर की कंडीशन भी बनेगी और सारे के सारे इसमें इशू वो शो करवा देगा। रिले डिले से ऑपरेट कर रहा है, कारण क्या हो सकता है, तो हाई वोल्टेज नहीं है, वीक कॉइल बिल्कुल हो सकती है, और ये दो भी नहीं है। वीक कॉइल की कंडीशन में क्या होगा कि हमारी रिले वो डिले से ऑपरेट होगी। बस कॉइल को अगर प्रॉपर सप्लाई वोल्टेज बराबर मिलेगा तो वो टाइम ऑन भी होगा, आगे सिस्टम को ऑन भी करवाएगा। अगर ये वीक होगा तो कोई भी हमारी रिले वो देरी से ऑपरेट होगी। और मोटर स्टार्ट
में जरक आ रहा है, कारण क्या हो सकता है, लो वोल्टेज नहीं है, डायरेक्ट स्टार्टिंग। अगर मोटर को आप डायरेक्ट इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करो तो अपना स्टार्टिंग का 5 से 7 गुना तक करंट खींचे। क्यों खींचेगी रे? क्योंकि स्टार्टिंग में उसका बैक ईएमएफ है वो जीरो होता है, उस कंडीशन मोटर हमारे स्टार्टिंग में 5 से 7 गुना करंट लेगी और क्या होगा, सप्लाई डिप की भी संभावना बनती है। 7 वाली मोटरों को, 7 वाले सिस्टम को पता लग जाता है कि यार कहीं भी कोई बड़ा लोड कनेक्ट किया है, इसलिए हम क्या करते हैं प्रॉपर बड़ी मोटरों में या 5 किलोवाट से ऊपर की जितनी या मोटरों में हम क्या करते हैं प्रॉपर्ली स्टार्टर लगा दें, स्टार्टिंग मोटर करंट कम लेवे, स्टार में चले उसके बाद वो डेल्टा में चले, ठीक है ना। तो डायरेक्ट स्टार्ट करोगे तो मोटर में एक तरीके से जरक आएगा, गियर बक्से में जरक आएगा, मोटर की जो उम्र है वो कम होगी, गियर बक्से की उम्र भी कम होगी। अर्थिंग रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कारण क्या हो सकता है, इसमें ड्राई सॉइल, मॉइस्चर सॉइल नहीं, ड्राई सॉइल है, अगर मिट्टी है वो सूखी होगी तो अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं अर्थिंग को चार्ज करते हैं। अर्थिंग चार्ज करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगाना पड़ता, अर्थिंग के अंदर पानी डाला जाता है, पानी डालते हैं, खासकर प्लेट अर्थिंग है जो अभी हमारे केमिकल अर्थिंग में पानी डलता नहीं है, क्या होता है कि ये यूज एंड थ्रो है, जितने दिन काम किया वो किया, उसके बाद उसको मतलब वैल्यू नहीं बढ़ती, और मिट्टी सूखी एंड ड्राई हो जाती है, उस कंडीशन में क्या करते हैं उसको पानी डाल के उसको दोबारा हम इसको रजिस्टर वैल्यू कम करते हैं, और जितना कम से कम यानी 1 ओम से हम जो लो रखने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू जितना कम होगा उतना वो लीकेज करंट है वो जमीन में आने की संभावना ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटर फ्यूज बार बार ब्लो हो रहा है, कारण क्या हो सकता है, लो करंट नहीं है, शॉर्ट सर्किट बिल्कुल। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट क्या है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कैसे, देखिए मान के चलो एक हमारा लैंप है ठीक है, इसको मेरे पास यहाँ पे पावर सोर्स दे रहा हूँ, क्या दे रखा हूँ, ठीक है, इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दे दिया, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब ये अपना प्रॉपर ये काम कर रहा है, ठीक है। अब ये पूरा सर्किट तोड़ के और आसानी से जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है ना, इसमें काफी रेजिस्टेंस है पूरा। अब ये सर्किट क्या करेगा, ये तो डायरेक्ट इससे एक दूसरे कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा उस कंडीशन में हमारा एकाएक बहुत ज्यादा करंट बढ़ेगा। इस कंडीशन में हमारा बढ़ेगा क्या कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती है, फ्यूज हमारा वो एकाएक बहुत ज्यादा करंट बढ़ेगा, तो ये हमारा फ्यूज है वो फेल हो जाएगा या सर्किट टूट जाएगा। वीएफडी में अंडर वोल्टेज फॉल्ट आ रहा है, क्या कारण हो सकता है, अंडर वोल्टेज जितना इसको मिलना चाहिए, लाइक इसको 415 मिलना चाहिए, उससे कम मिल रहा है, तो ये फॉल्ट दिखा क्या है, सप्लाई वोल्टेज लो, ये इसका रीजन है। तो लोड हाई नहीं है, लोड हाई होगा तो ये ओ वाला ओवरलोड बताएगा, फ्रीक्वेंसी का भी इसमें रीजन नहीं है। देखो सीन क्या होता है, ड्राइव है ना, देखो ड्राइव के अंदर एक साथ बहुत सारी रिले प्रोटेक्शन सेफ्टी सिस्टम लगा होता है, ओवरलोड से प्रोटेक्शन करवाएगा, फेज सीक्वेंस अगर फेज चला जाएगा कोई तो उस कंडीशन में सेफ्टी प्रोवाइड करवाएगा, अंडर वोल्टेज से भी करवाएगा, अर्थ लीकेज, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ एक ब्रेन में डाली जाती है। मेन इसका काम क्या होता है कि ये जिसको हम ऐसी सप्लाई देते हैं, ड्राइव को वीएफडी को लेकर बहुत ज्यादा आप उलझते हो, कुछ नहीं, एक सिस्टम लगाया होता है, इसको जो हम सप्लाई वोल्टेज देते हैं, मैं समझाता हूँ आपको, वीएफडी कोई ऐसे बहुत बड़ी विद्या नहीं है। 415 वोल्टेज को सप्लाई मिल रही है, इस वीएफडी को मिल रही है, इसको मिल रही है एसी मिलेगी, इसमें प्रॉपर पूरा सिस्टम, पूरा कार्ड, पूरे इसमें डायोड वगैरह सब पूरा फंक्शन लगा होता है। ये एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करेगा अपने हिसाब से, इसने डीसी में कर लिया, अब दोबारा ये करेगा एसी में उसको कन्वर्ट, और वो सप्लाई हमारी आउटपुट निकल के हमारी मोटर तक जाएगी। अब इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा इसलिए किया कि इसको फ्रीक्वेंसी चेंज करना था, अपने हिसाब से सारा काम करना था। इस वाली सप्लाई की जो 50 हर्ट्ज फिक्स फ्रीक्वेंसी आ रही थी, इसलिए बोला कि मैं तो मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करना चाहता हूँ मेरे हिसाब से, तो मेरे को ये फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। अब मोटर में एक सीन होता है, एनएस मोटर की जो तुल्य स्पीड होता है ना 120 इंटू एफ बटा पी, और इसी चीज का फायदा हमारा ये वीएफटी उठा रहा है। क्या उठा रहा है कि तो ये तो मोटर की आप स्पीड जो पोल की संख्या है उसको बढ़ाओगे घटाओगे तो हमारी मोटर की स्पीड है वो कम ज्यादा होगी। जिस लाइक मानो कोई मोटर के अंदर 8 पोल हैं और उसकी जगह अगर हम सिर्फ 2 पोल कर देंगे तो उसमें क्या होगा, मोटर की स्पीड बढ़ेगी। भाई नीचे वाली संख्या जितनी छोटी होगी उतने वाले में आप उसको डिवाइड करेंगे तो एक बड़ा नंबर आएगा, सीधा फंडा है, ठीक है। तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। और पोल है ना, मोटर के पोल है ना वो कम ज्यादा करना एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा मतलब जटिल प्रोसेस है, ठीक है ना। और फ्रिक्वेंसी कम ज्यादा किया जा सकता है क्योंकि मार्केट में वीएफडी आ गया, पहले स्टार्टर सिस्टम था, अभी वीएफडी क्या करता है कि फ्रिक्वेंसी कम ज्यादा करता है, और ये फ्रिक्वेंसी की जो वैल्यू है ना यहाँ वाली, ये अगर कम ज्यादा होगी तो मोटर की स्पीड में फर्क पड़ेगा। बस इसका ये काम होता है ड्राइव का कि फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करता है। इसमें काफी ज्यादा इंटरलॉकिंग, इसमें एक डीबीआर डायनेमिक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है कि मोटर भी एज ए जनरेटर काम करने लग जाती है। मोटर बंद होगी ना, इसको सप्लाई मिलने तो इसको घूमेगी, अचानक तो मोटर बंद होती नहीं है, ब्रेकिंग केज नहीं लगा होता है। उस कंडीशन में जो डीबीआर आता है ना, ये उसको बैक वोल्टेज आता है ना, उसको ये पूरा का पूरा क्या करता है, तो एक तरीके से भाई ये रेजिस्टेंस को बर्न कर देता है, उसको पूरा खत्म कर देता है ताकि ड्राइव से इंपैक्ट ना पड़े। सीधा सा फंडा है। ड्राइव को लेकर ज्यादा दिमाग कुछ नहीं है, इसको खुद को एक सप्लाई चाहिए होती है, आरवाईबी चाहिए,
ये इसको खुद को चाहिए, जैसे 415 वोल्ट इसको दी। इसको हम रेफरेंस के लिए पोर्ट भी लगाते हैं ताकि इसको हम वैल्यू कम ज़्यादा कर सकें। इसको जैसे सप्लाई देते हैं, जैसे फॉरवर्ड में देते हैं, इसको रिवर्स चलाते हैं तो अलग से हम इसको 24 वोल्ट सप्लाई से देते हैं। एक बार फॉरवर्ड वाला देंगे तो फॉरवर्ड में काम करेगा, रिवर्स में कर सकते हैं। इसमें काफ़ी इंटरलॉकिंग भी लगते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा वीएफडी वो प्रॉपर काम करता है। इसका जो मेनली काम वही है कि स्पीड को कम या ज़्यादा करना। अगर लो वोल्टेज आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसको इतना ही करना है कि लो वोल्टेज का यहाँ पे सिंबल दिखा देगा, अपने आप बंद हो जाएगा, बंद कंडीशन में चला जाएगा। ओवरलोड जाएगा तो ये ओवल दिखा देगा। अगर कोई अर्थ फॉल्ट तो अर्थ फॉल्ट दिखा देगा। कुछ भी अगर आप करोगे तो उस कंडीशन में हमारा ड्राइव फॉल्ट दिखा खड़ा हो जाएगा, उसको दोबारा आगे रीसेट करेंगे। इसमें पैरामीटर यहाँ से सेट किया जाता है और अपने कोर्स में बेसिक पैरामीटर, इसके इनपुट आउटपुट जो इंडस्ट्री में काम है वो सारा का सारा कोर्स में सिखाया जा रहा है। देखो मेरा फंडा सीधा ये कि मेरे को एक्चुअली 10 साल पीछे इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें मेन मोस्टली जहाँ पे मेरी ग्रोथ हुई वो चीजें मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वही अपने साथ डेडिकेशन सारी चीजें हैं, चीजें हर नहीं है, बस थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। आगे चलते हैं। मोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस इनइक्वल है, कारण क्या हो सकता है? बैलेंसिंग सिस्टम नहीं, बैलेंस सिस्टम नहीं है। वाइंडिंग डैमेज हो सकती है, लो वोल्टेज, वाइंडिंग डैमेज हो सकती है। मोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस इनइक्वल है, मोटर वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए। 3 जैसे अपने मोटर का टर्मिनल है, ये मोटर का टर्मिनल फिर जैसे हमारा निकला हुआ है, मेरे बाहर निकले हुए हैं, तो इन दोनों के बीच में अगर हम नोब लगाएंगे और दोनों को हम चेक करेंगे तो जैसे 5 ओम आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में 5 ओम आना चाहिए, ठीक है। या फिर 4.5 आ गया। अगर एकदम से अनबैलेंसिंग है, ये बहुत ज्यादा कम ज्यादा वेरी कर रहा है, डाउन आ रहा है, तो इस कंडीशन में इसकी जो वाइंडिंग है ना, वो वाइंडिंग वो हीट है, हीट हो गई, शॉर्ट हो गई, ब्रूंट हो गई, कुछ भी वो चीजें वो प्रॉपर ओके नहीं, उसमें ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, तो याद रखना। और नेक्स्ट क्या है? पैनल में स्पार्किंग दिखाई दे रही है, कारण लो वोल्टेज लूज कनेक्शन है। स्पार्किंग तो मैंने कंडीशन जो है ना वो लूज होता है, ये किसी की गलती से हुआ भाई, ऐसा नहीं कि बाई मिस्टेक हुआ है, ठीक है ना। ये चलो मान के चलो, अगर कल को इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर लोड बढ़ता तो हमारी केबल हीट हो सकती थी, पर ये यहाँ से ब्रूट हुआ ना, यहाँ से जलने का मतलब ये कि यहाँ से प्रॉपर इसको टाइटनेस नहीं किया गया था। और इसीलिए जो मशीनों के मेंटेनेंस जरूरी होती है, टाइम टू टाइम इसको पेच से पूरा टाइट करता है। इंडस्ट्री में पूरे के पूरे हाथ में ना ये यहाँ से ये दर्द करने लग जाता है, बहुत ज्यादा कनेक्शन टाइट करना पड़ता है। पैनलों पे जब हम कनेक्शन टाइट करते हैं ना, हालत खराब हो जाती है। 2-3 बंदे कंटिन्यू सारा ए टू जेड सारा का सारा सिस्टम बंद करके एक वीकली मेंटेनेंस डे रखा जाता है, उस मशीन के सारे कनेक्शन टाइट किए जाते हैं। ये कंडीशन हमेशा लूज कनेक्शन की वजह से बनता है। इलेक्ट्रिसिटी में लूज पॉइंट कभी नहीं चलता, अच्छे से पूरा टाइट करो, बरोबर टॉर्क से यूज करो, और ऐसा भी नहीं कि पूरा इसको टाइट कर तोड़ भी दो। मैंने भी स्टार्टिंग बेस में कई मोटरों के टर्मिनल हाथ से टूटे हुए हैं जो यूज लेते टाइम। अब तो काफी आइडिया हो गया। एक दो बार तो हमारे से बहुत बड़ी गलतियां भी हुई। सीटीपीटी का सेट आता है, उसका भी स्टार्टिंग में क्रैक हो गया था, वो कि बहुत बड़ा, अगर बात सीटीपीटी हमारी लीक हो गई तो आप समझती हो, आप जो एक्सपर्ट लोग आपको बताइए, होता है स्टार्टिंग में, पर फिर भी उसको टाइट करके लेके चलना पड़ता है, हाथ का एक जोर वो लगाना पड़ता है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो सिस्टम में कभी लूज कनेक्शन कभी मत छोड़ो। नेक्स्ट क्या है? मोटर रेटेड स्पीड से ज्यादा चल रही है तो कारण क्या सकता है? लो वोल्टेज, हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया ना, मोटर की स्पीड एन एस तुल्यकालिक स्पीड करती है 120 फेज एंगल। 120 में जे भी जिक्र करूँ ना, आगे से याद रखना, तीन फेज है आर वाई बी, तीनों के अंदर फेज जो एंगल है 120 डिग्री ये वाला है, ठीक है ना। √3 अब भी लिखते हैं ना, इसका मतलब ये होता है 1.732, ये भी फेज एंगल का सिंबल भी होता है, ठीक है। तो 120 डिग्री ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये याद रखना। 120 इसका 120 इंटू एफ यानी फ्रीक्वेंसी और बटा पी। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना तो मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी, पोल की संख्या बढ़ेगी तो स्पीड कम होगी, क्योंकि अगर बड़े नीचे वाला नंबर अगर बड़ा होगा ना तो वैल्यू आगे आने वाली वैल्यू कम आएगी, और ये वाली अगर बड़ी होगी ना तो आगे वैल्यू भी ज्यादा ही आएगी। नहीं, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, पोल की संख्या बढ़ेगी तो स्पीड घटेगी, याद रखना। कंट्रोल पुश बटन दबाने पर मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है, रीजन क्या हो सकता है? हाई वोल्टेज, पुश बटन फॉल्टी हो सकता है बिल्कुल, और करेक्ट, और करंट क्या हाई होता है फिर नहीं। इसका देखो क्या सीन होता है, पुश बटन जो होता है ना, इसका मेनली काम होता है, ये इस प्रकार होता है, ये इस प्रकार होता है, एनओ है, ठीक है, ये इस प्रकार होता है एन, ठीक है। इसमें सिर्फ सिंपल फंडा है, इलेक्ट्रिसिटी पूरी की पूरी एनओएनसी से चलती है। एक बात तो हमेशा याद रखना, कॉन्टेक्टर हो, रिले हो, एमसीबी हो, एमसीसीबी हो, ब्रेकर हो, वीसीबी हो, पुश बटन हो, सारे के सारे एनओएनसी होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो बन गई है किसी चीज के लिए, उस चीज को दूसरे किसी भी कंपोनेंट को देने के लिए हम जितना भी ताम झाम करते हैं, पैनल लगाते हैं, सिस्टम वो इसीलिए लगवाते हैं कि कोई भी चीज हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी, उससे कोई मोटर को चलाना है,
सारा कुछ वो जुगाड़ तुगाड़ बना के धीरे धीरे चीजों का इनका आविष्कार, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग ये चीजें डायरेक्ट बन गई थी, नहीं, पहले कुछ और था, धीरे धीरे चीज विकसित हो गई। तो मैं अपने सीधा इस पे आता हूँ, अगर ये NO उसको पुश करने के बाद अगर NC नहीं बनता है, यानी ये NC की तरह बिहेवियर नहीं करता, यहाँ वाली जो सप्लाई है वो अगर यहाँ नहीं पहुंचेगी ना, इस कंडीशन में है कि हमारा दिक्कत NO में है। जब हम किसी भी काम करते हैं मोटर पे, रिमोट पे, हमारा सिस्टम चालू नहीं होता, हम क्या करते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट या मल्टीमीटर से दोनों से लगाते हैं, दोनों लगा के हम इसको कंटिन्यूटी पे लगाते हैं, और कंटिन्यूटी पे लगाने के बाद हम क्या चेक करते हैं कि बीप की आवाज आ रही है क्या, हम क्या करते हैं चेक करते हैं, अगर ये ओके होगा तो आगे सप्लाई जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो NO अगर फाल्टी होगा तो भी दिक्कत आएगी। NC क्या खास बात होती है, इसमें यहाँ वाली जो पावर होती है वो कंटिन्यू आ जाती रहती है, ठीक है। ये अगर फाल्टी होगा तो क्या होगा, इसकी यहाँ वाली पावर है वो स्टार्टिंग बेस में यहाँ नहीं जाएगी। तो NC भी चेंज करते हैं, बहुत बार मैं NO NC इंडस्ट्री में चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ट्रबल शूटिंग में कि हमें आगे क्या दिक्कत मिल सकती है, इसको चेक करते हैं, आगे वाले को ऐसे धीरे धीरे हम चेक करते हैं, आगे से आगे चले जाते हैं। तो भाई ये थे अपने 25 क्वेश्चन जो मैंने पिछले संडे के अंदर पूछे थे, और वो प्रॉपर मैंने आपको सारा का सारा उसका सॉल्यूशन करवा दिया। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है, आप मेरे हमेशा याद रखना चाहिए, आप इस फील्ड को कंटिन्यू करना चाहिए, आप इसमें क्यूड करना, आपको इसमें कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना, इसमें आपको इंटरेस्ट रखना पड़ेगा, इसमें रोज नवाचार होता रहता है। अगर आप इसमें अपडेट नहीं रहोगे तो आप इसमें बहुत ज्यादा पीछे रह जाओ। कोई बंदा 10 15 20 साल से इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम कर रहा है बहुत ही कम सैलरी के अंदर, तो बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि उसने अपनी स्किल मजबूत नहीं की। ये गलत बात है। देखो बहुत लोग क्या बोलते हैं कि मेरे साथ गलत कर रहा है चौड़ी, मेरे साथ क्यों कर रहा है गलत, क्योंकि तुम्हें काम नहीं आता है। अगर तुम्हें काम आता तो उसका मैंने स्विच मारता, कैसे स्विच मारता, हजार ऑप्शन है, हजार कुलीग होते हैं, आपके साथ वाले कहीं जाते, दूसरी जगह हजार जगह वैकेंसी आती है, मैं खुद वैकेंसी डालते रहता हूँ, ठीक है ना। पर बाबू सीखते नहीं हो, और जब तक सीखोगे नहीं तो भला नहीं होगा। कंटिन्यू रोज थोड़े 5-10 मिनट, जैसे टेस्ट पे गए, फ्री टेस्ट रहता संडे वाला, उसको दिया यार क्या सही क्या गलत है, कोई क्यूज ज्वाइन कर ली, बुक जो मैंने डाल रखी है डेली बुक के 2-4 पेज पढ़ लिए, कोर्स पूरा डेडिकेशन है वो डाल कर एक वीडियो देख लिया। तो कोर्स में 30 से 35 तो वीडियो है सारे के सारे, जो बेस्ट से लेकर टॉप तक सब कुछ इसमें बताया गया एकदम। टूशा टेक का जो फील्ड टू फैक्ट्री मास्टर कोर्स का मतलब ये कि फील्ड में कैसे काम, मैं खुद जो काम करता हूँ अपने साइड लेके फैक्ट्री में, उस सारा का सारा कॉम्बो है इलेक्ट्रिकल का, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिशियन, इंजीनियर, HOD, सुपरवाइजर, कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ बन सकता है बंदा एडवांस लेवल का। मैंने चीजें जितनी 10 साल में फेस की सारी सारी उस कोर्स में बता रखी है, और कोर्स महंगा नहीं है। अगर मैं उस सब की GST WST काट के मेरी बात करूँ अगर पूरा प्लेटफॉर्म, तो मेरे पास कुछ नहीं आता है, पर मैं क्या है कि अच्छे से भाग कमा रहा हूँ, मुझे अच्छे खासे मेरा काम है, मैं सोचता हूँ स्किल को अच्छे से बच्चों को दूं, अच्छे से सीखें, अच्छे से करें। इंडिया में जो अभी एक ट्रेंड चल रहा है ना काम का, उसको थोड़ा चेंज करें, अच्छे लेवल के लोग काम करें, अच्छी सैलरियां लें, अच्छे मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट के भी पैसे लें। शर्म की बात है, इंडिया के अंदर सबसे कम इलेक्ट्रिकल में पैसे मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे कम पे मिलता है इलेक्ट्रिशियन को, उसकी जान की कोई कीमत नहीं है। और इलेक्ट्रिकल काम में झटका लगना मौत आना एक आम बात है। इतने खतरे वाले काम में भी बहुत कम सैलरी में लोग 10 12 9 हजार और 18 हजार के बीच में, एवरेज 70 से 80% इलेक्ट्रिशियन की जो एवरेज सैलरी है ना वो 9 हजार से लेकर 18 हजार, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं हर रोज कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में कहीं भी अपने काम को, कहीं प्रोजेक्ट को ले, कहीं भी ऑडिट को लेकर जाता रहता हूँ। आपको पता है मेरा वही सारा काम रहता है। बाकी टाइम में सोचता हूँ कि डेडिकेटेड कोर्स, डेडिकेटेड बुक ऐसी हो जो बच्चों को सीखने में आसानी हो, इसलिए डालता हूँ। चलो आप कुछ भी नहीं करते, आप संडे टेस्ट ज्वाइन कर लिया को, कोई बाधित नहीं है। शिक्षा है जो हर किसी से अफोर्ड नहीं की जा सकती, हर कोई नहीं सीखता, नहीं कोई चाहता, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ा करो। चाहे आपने NO NC पढ़ाना तो भी आपको क्या है कि इंटरेस्ट होगा ना, तो इसमें आप अच्छा खासा कमा पाओगे। और ये फील्ड काफी अच्छा फील्ड है, लाइफ टाइम तक चलने वाला फील्ड है, इसका AI पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें सारा काम हाथ से आपको करना ही पड़ेगा, और लोग करते ही हैं, और अच्छी स्किल वाला अच्छा पैसा लेते भी हैं, ठीक है ना। तो ये संडे टेस्ट था। अभी अगर मेरे को आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे को अभी फॉलो कर लो, यूट्यूब पे तभी आप मेरे को सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह के फुल प्रैक्टिकल वीडियो आपको सभी चैनल से मिलते रहेंगे। और हाँ, टूशा टेक एप्लीकेशन आज डाउनलोड कर लो, डेली क्विज ज्वाइन करो, संडे टेस्ट ज्वाइन करो, बुक खरीदो और कोर्स खरीदो, और अपने आप को बूस्ट दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम।